Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान स्टूडियो में हैं एक कमोडोर एस बेल। बहुत स्वागत सर आपका। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत समीर जी का। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, वेलकम सर। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत त्रिपाठी जी आपका भी। आज के कहानी कुर्सी की शुरुआत हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करने जा रहे हैं और इसके पीछे की कहानी तो आपको पता चलेगी और क्यों हिंदुस्तान को अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, इससे जुड़ी ये खबरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद भी मुनीर नहीं सुधरा। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब ये हिंद के जाबाजों ने पाकिस्तान के जैसे 13 एयरबेस उड़ाए, आतंकी ठिकानों को खंडर बनाया, 150 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया, लेकिन इसके बाद भी मुनीर को अकल नहीं आई है। शहबाज सरकार ने आसिम मुनीर को पुचकारते हुए फील्ड मार्शल तो बना दिया और अब मुनीर नई नई साजिशों में जुट गया है। दरअसल पाकिस्तान के एक पूर्व रिटायर्ड सैन्य अफसर मेजर आदिल राजा ने, जो कि अब विदेश में रहते हैं, इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके सोर्सेज के मुताबिक जो उनकी बातें पाकिस्तान की सेना और आईएसआई में मौजूद लोगों से हुई हैं, उसके मुताबिक आसिम मुनीर ने आईएसआई के चीफ आसिम मलिक को भारत में बड़े पैमाने पर आतंकी हमलों का ऑर्डर दिया है। प्रॉक्सी एलिमेंट्स के जरिए, आतंकियों के जरिए मुनीर ने दिल्ली, मुंबई जैसे हमारे महानगरों को टारगेट करने का प्लान बनाया। ये आदिल राजा कह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई में आदिल राजा के दरअसल कई संपर्क हैं और उन्हीं के हवाले से आदिल राजा ने अब यह दावा किया है। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने मुनीर को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि हिंदुस्तान को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए? क्या पाकिस्तान के सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज मुनीर के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचने वाले हैं या वो सिर्फ प्यादे हैं? आदिल राजा के खुलासे के बाद एक बार फिर यह तो साबित हो गया कि मुनीर का एक सिंगल लाइन एजेंडा है और वो है भारत को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना। आदिल राजा ने जो पोस्ट लिखी है, मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं। उन्होंने लिखा है, पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों ने दावा किया है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कथित तौर पर डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को प्रॉक्सीज के माध्यम से अगस्त 2025 में भारत में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में हमले करने का आदेश दिया है, जो कथित तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी एलिमेंट्स का जवाब है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने अपने आईएसआई चीफ को ये कहा कि ये भारत जो है अपने एलिमेंट्स के जरिए हमारे यहाँ पर आतंकी हमले करवाता है। वो उनके यहाँ तो हर हमले में भारत का ही नाम लिया जाता है, रॉ का नाम लिया जाता है। जैसे अभी 2-1 दिन पहले ही बलूचिस्तान में 9 लोगों को बस से उतारकर उनको गोली मार दी गई। इससे पहले बलूचिस्तान में खास तौर पर बड़े हमले होते हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये दो इस वक्त सबसे बड़े सरदर्द बने हुए हैं आसिम मुनीर के और पाकिस्तान के। तो आदिल राजा ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने इन हमलों का जवाब देने के लिए भारत में टेरर एक्ट्स कराने का आदेश दिया है अपने आईएसआई चीफ को और उससे कहा है कि वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए, उनके प्रॉक्सीज कौन है? उनके प्रॉक्सीज जैश ए मोहम्मद है, हाफिज सईद का लश्कर ए तैयबा है, ऐसे संगठन है और ये तो भारत में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये सोच अगर पाकिस्तान में है तो इसका मतलब यह कि अभी इन्होंने पूरा सबक नहीं सीखा है। भारत ने तो कह रखा है एक हमला और इसका मतलब जंग, क्योंकि ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ये फर्क भी नहीं होगा कि ये लश्कर ए तैयबा ने कर दिया या फलाने ने कर दिया। हम ये मानेंगे कि ये उसने तो किया ही, उसके पीछे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बैठी है, उसने इस काम को कराया है। तो अब सवाल यह कि आदिल राजा की बातों को सबसे पहले हम क्या इग्नोर करने का रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते इग्नोर करने का। और अगर देखिए सेटिंग पूरी तरीके से हो रही है, आपको ऑफ बाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने यह शुरू किया है। पिछले 4 दिन के अंदर 70 हमले किए हैं उन्होंने, जैसे कि होशाब पे किया, तुरबात पे किया और कई जगह पे। इसमें कई पाकिस्तानी सोल्जर्स भी मारे गए हैं। 4 दिन में 70? 4 दिन में 70। ऑपरेशन बाम 8 जुलाई को शुरू हुआ है ये। तो कहीं ना कहीं इस समय पाकिस्तान आर्मी बहुत ही प्रेशर में है। लेकिन ये हमले शुरू करने से पहले आपको जाफर एक्सप्रेस का भी याद होगा, जो कि मार्च 2025 में इतना बड़ा हमला हुआ था, ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। अगर हम बलूचिस्तान के अंदर जाते हैं तो देखते हैं, अगर मेजर सिटीज को हम छोड़ दें, क्वेता, ग्वादर को छोड़ दें, तो बाकी सारी जगह पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का टोटल कंट्रोल है। वहां पे पाकिस्तान आर्मी दिखती भी नहीं है। तो ये जो
हिस्सा है। अब एक जगह पे वो बलूचिस्तान पे प्रॉब्लम में है, एक जगह वो प्रॉब्लम में है खैबर पख्तूनख्वा में, एक जगह वो प्रॉब्लम में है पीओके में, और साथ में प्रॉब्लम में है इकोनॉमी के, और साथ में प्रॉब्लम में है कि अब वो फील्ड मार्शल बन गए हैं वॉर हारने के बाद, और कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तानी अवाम, जबकि इमरान खान के दोनों बच्चे आने वाले हैं और अगस्त 5 को जो इतना बड़ा जलसा की ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं और गली गली कूचे कूचे में अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, लोग लेके जा रहे हैं कि लाहौर चलो लाहौर चलो। तो ये सारी चीजें जब हो रही है तो बेस्ट चीज क्या है? आप रीमोटिवेट, रीजुविनेट करिए अपने आतंकी संगठनों को, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन को। उनको बोले कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो भारत के अंदर कहीं स्लीपर सेल्स हैं उनको रीएक्टिवेट करें, और उसके साथ मिलके कोई मेजर आतंकी हमला बॉम्बे और दिल्ली में करें। भारत को इस समय बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो स्थितियां हैं उसमें चौकन्ना तो भारत है ही, क्योंकि ये स्थितियां कोई ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट डेवलप हो रही या अभी आसिम मुनीर ने कह दिया तो डेवलप हो रही है। और भारत के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, लेकिन जो ये ऑपरेशन बाम हुआ है बलूचिस्तान में, इसकी जिम्मेदारी BLF ने ली, और वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हो गए तो हमको मार्च 1948 में क्यों पाकिस्तान में एक तरह से कहें कि जबरी धकेल दिया गया। उनका ये कहना है कि हमारी संस्कृति, हमारा सब कुछ जो है वो इनसे नहीं मिलता है। कई बार तो वो ये भी कहते हैं कि हमारी तो देवी देवता भी हैं, वो मुस्लिम हैं लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमारी देवी देवता है। पाकिस्तान को ये चुभता है। दूसरा, बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि पिछले बहुत लंबे समय से पाकिस्तान की संसद में उनकी रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जो लोग वहां हैं भी वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहें कि पिट्ठू हैं जिनको पाकिस्तान बिठा देता है बलोचों के रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर। तो वहां जो कुछ हो रहा है वो उनका अपना है, लेकिन उसको वो भारत के सर पर डालता है। बार बार ये कहता है कि रॉ करा देता है या भारत की जो कहें कि अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं उसके जरिए है। अब सवाल ये है कि क्या इससे हम मान लें कि असीम मुनीर कुछ करने की बहुत स्थिति में है? अगर वो बहुत कुछ करने की स्थिति में होता, मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं, तो वो शायद उस वक्त करता जिस वक्त उसने वो बात कही थी। जब इसके पहले का 2-3 हम उसके बयान देखें तो ऐसा नहीं कि वो बहुत कुछ अचानक सडनली कर देने की स्थिति में। लेकिन क्या भारत में स्लीपर सेल्स अभी भी उसकी कांटेक्ट में है? और अगर उसके कांटेक्ट में है तो वो किस तरह की स्थिति में है, कितनी उसकी तैयारी है? क्योंकि पिछले 10 सालों में एक बड़ा काम हमने देखा है। कुछ बड़े हमलों को छोड़ दें, पुलवामा और पहलगाम, वो हमें पीड़ा देता है, हमें परेशान करता है, लेकिन देश के भीतर जो स्लीपर सेल्स हैं वो लगातार पकड़े जाते हैं। उनको हमारी जो स्पाइज हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो उनको पकड़कर इंटेल के जरिए उनको एक तरह से कहें कि एलिमिनेट करने में कामयाब होती है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा गीदड़ भभकी ज्यादा है, चेतावनी ज्यादा दे रहा है, लेकिन हाँ, सतर्क तो हर वक्त रहना ही होगा, क्योंकि जब बंबई दिल्ली की बात करते हैं तो कहीं भी एक छोटी सी घटना होगी और फिर से नैरेटिव बदल जाएगा। लेकिन क्या आसिम मुनीर इतना सिरफिरा है, इतना रेकलेस है कि वो एक बार फिर दोनों देशों को जंग में ले जाना चाहता है? क्योंकि हमारा स्टैंड अप बिल्कुल क्लियर है ना, एनी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। सर, ये दोनों शब्दों में आपने सवाल क्यों लगाया है? मतलब है वो ऐसा है ही, लग ही रहा है जिस तरह। क्या आपने किसी आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को, जनरल को इस तरह से बात करते देखा है? अभी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के साथ जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो जिन्ना का नवंबर 1947 का भाषण उन्होंने शायद नहीं सुना, जिसके भरोसे वो आज पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिस पाकिस्तान का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि आदिल रजा ने जो बात कही है, उनको बलूच का सहारा क्यों लेना पड़ता है कि इससे वो अपने को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि भाई हम वहां पर ये कर रहे हैं इसलिए हम प्रॉक्सी और जस्टिफाई कर रहे हैं। अब प्रॉक्सी वार उन्हें क्यों करना पड़ा? सीधा ही कर लेना, लेकिन सीधा कर नहीं सकते, इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी ताकत भी नहीं है। तो प्रॉक्सी वॉर को एक बहाना बनाया जाता है और ये लगातार कोशिश की जाती है कि वहां उनकी दुकान चलती रहे। हमें तो सतर्क रहना ही चाहिए, जैसे पहल साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया, इसमें तो कोई बात ही नहीं। हम छोटी सी छोटी वार्निंग भी होती है, उसको सतर्क रहने से तो इग्नोर नहीं कर सकते कि इग्नोर कर दिया जाए, वो नहीं है। लेकिन वो एक अपनी वहाँ पर उनकी दुकान चलती रहे। और अब वो फील्ड मार्शल से थोड़ा सा और प्रमोशन चाहते हैं, तो उस प्रमोशन के लिए भी, और जो इमरान खान साहब के पार्टी नहीं है, राष्ट्रपति की बड़ी खबर चल रही है पाकिस्तान के होम मिनिस्टर को इस बात पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा।
कैमरों पर आकर के कि साहब ना जरदारी साहब को हम नहीं हटा रहे हैं, ना उनको कहीं जाना है, और ये जो खबरें हैं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं उनको सदर बनाया जा सकता है या वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, इन खबरों में कोई दम नहीं है। अब आप क्लैरिफाई कर रहे हो इसका? नहीं, लेकिन होम मिनिस्टर क्या करेगा? होम मिनिस्टर क्या करेगा इसमें? तो जब कब्जा करेंगे तो वही करेंगे। नहीं, होम मिनिस्टर जो वहां का है, मैं नाम भूल रहा हूं, वो आसिम मुनीर का बहुत खास और करीबी बताया जाता है। कई जगह तो मैंने ये भी पढ़ा शायद वो रिश्तेदारी में आता है आसिम मुनीर की। फिर तो वो काफी क्लोज आदमी है। आखिरी समय तक वो कर्टन लगा के रखेगा ना, जिस दिन तख्ता पलट होना रहेगा उस दिन पर्दा उठेगा। तो मतलब दो लोग हो गए, आप समझ रहे हैं? इसको यूं भी समझ सकते ना कि वहां तख्ता पलट के लिए दो लोग हैं। कह रहे नहीं, ये तो वहां खबर है। अभी जैसे एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आसिम मुनीर उसके अंदर गया था, क्योंकि ये भी बड़ी चर्चा है पाकिस्तान में कि कोर कमांडर जो है उनके सब ऑन बोर्ड नहीं थे, जैसे इनको फील्ड मार्शल बनाया गया, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है भाई ये हटेगा तो मेरा नंबर आएगा आर्मी चीफ का। तो अब इन्होंने तो पहले अपने लिए एक्सटेंशन भी ले लिया, फिर फील्ड मार्शल भी, लाइफ लॉन्ग रैंक इनको मिल गई है। तो वहां कोशिश ये की जा रही थी कि एक यूनिटी सॉर्ट ऑफ दिखाई जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिखी नहीं। लेकिन आप ये सोचिए वहां भी क्या बातें हुई। वहां ये अपने कोर कमांडर से मिल रहे हैं, मतलब तुम अपनी सेना की टॉप मोस्ट लीडरशिप से मिल रहे हो, और वहां ऑप सिंदूर की बात ही नहीं की इन लोगों ने। वहां बात ही टीटीपी की और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इन सब की हुई, और उनको इन्होंने नाम देकर के पुकारा क्या? तहरीके तालिबान को इन्होंने कहा फितना अल खवारिज। मैं ज़्यादा नहीं समझता मतलब इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। खवारिज मतलब होता है जो मतलब डिविएंट बिहेवियर है जिसका इस्लाम से, जो इस्लाम की कोर वैल्यूज पर नहीं चल रहा है। और बलोच फाइटर्स के लिए इसने कहा है फितना अल हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान का फैलाया हुआ फितना है ये। तो ये बातें जो है वहां पर हुई। आगे की जो अगली खबर है वो भी इंटरेस्टिंग है। शहबाज शरीफ ने इसमें लेकिन एक चीज और जोड़ी, जो अभी ऑपरेशन बाम हुआ है जी, 70 बड़े हमले हुए, ये तो एक बात है, लेकिन उसमें कम से कम 4 ऐसे स्ट्रेटेजिक हमले हुए हैं, वो सीपीईसी पर हुए हैं, जो ज्यादा खतरनाक है। यानी पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो सीपीईसी पर जो 4 बड़े हमले हुए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस हैं उन पर हमले किए, इसीलिए उसका एक हिस्सा है कि 9 लोगों को बस से उतार कर मार दिया, लेकिन बाकी जो 70 हमले हैं वो बेहद खतरनाक हैं। उनके सैनिकों को मारा है, जहां जो गार्ड कर रहे थे उनको मारा है। तो बलोचिस्तान में एक तरह से जो बीएलएफ का हमला है ये बेहद खतरनाक है, उनको ज्यादा भारी पड़ा। समीर जी, अब जरा इनके वजीर आजम की बात। पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय से भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी दी थी, और ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए, आतंकी हमले कराओ, भारत जवाब नहीं देगा, क्यों, हम तो न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। तो हमने वो न्यूक्लियर बोगी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में तो ध्वस्त कर दी, और ये भी कह दिया साफ साफ हिंदुस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने कितने मौकों पर, कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंदर नहीं आएंगे। तो अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का नया स्टैंड क्या है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो बात बात पर न्यूक्लियर हमले की दुनिया को चेतावनी देते थे, उन्होंने अपने बयान में बहुत तब्दीली करते हुए अब यह कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी पर हमले के लिए नहीं है, बल्कि ये तो शांति और हमारी आत्मरक्षा के लिए है। तो ये सुर कैसे बदल गए अचानक इनके, समीर जी? ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है? बिल्कुल। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में 23 घंटे के अंदर जो सबक सिखा दिया था, और 90 घंटे के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, तो पाकिस्तान समझ गया कि जो भारत की जो नीति थी दशकों से कि भाई हम हमला नहीं करेंगे और हम शांतिप्रिय देश है, और कोई आकर आतंकवादी हमला कर जाता है, कोई घर में घुस के मार जाता है, तो हम भाई यूनाइटेड नेशंस में चले जाएंगे, बड़े देशों से, अमेरिका से जाके शिकायत कर देंगे, लेकिन हम हमला नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि भाई ये नया भारत है, आप अगर एक उंगली भी उठाओगे तो हम आपके हाथ तोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारत ने जब कह दिया है कि कोई भी गतिविधि को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो उसके बाद अब शरीफ साहब का ये बयान आया। वैसे भी शरीफ साहब कोई बहुत शरीफ नहीं है, और आदिल साहब का, आदिल राजा का जो बयान आया था उसके संदर्भ में सबसे बड़ी बात एक आ रही है कि पाकिस्तान, एक खबर ये है कि पाकिस्तान के 3 से 4 बड़े सैन्य अधिकारी गायब हो चुके, और वो इनको सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन में पहुंचा रहे थे कि पाकिस्तान सेना के अंदर आसिफ मुनीर क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से खेल कर रहे हैं आसिफ के साथ। मतलब इस आदिल राजा के सोर्सेस क्रेडिबल हैं? क्रेडिबल सोर्सेस है, और वो अधिकारी गायब हो गए। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान सेना ने पता कर लिया कि कौन सेना के अंदर लोग हैं जो ब्रिटेन में बैठे, और वो तो पत्रकार बन गए। अब तो राजा वहां जर्नलिस्ट बन चुके हैं, और नहीं, वो लिख भी रहे, आर्टिकल्स लिख रहे हैं वहां के ब्रिटेन के अखबारों में। हालांकि पाकिस्तान में उनको तो बैन करके रखा हुआ है, पाकिस्तान में वो लिख नहीं पा रहे, लेकिन जिस तरीके से वो यूट्यूब पर खुलासा कर रहे हैं, ब्रिटेन में लिख रहे हैं, कई वेबसाइट्स के लिए वो लिख रहे हैं, और जो इंटरनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आसिफ मुनीर के पहले जो सेनाध्यक्ष थे वो भी अब, हाँ बाजवा, वो भी अब पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। वह भी बहुत सी इंफॉर्मेशन
पाकिस्तान सेना और मुनीर के खिलाफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुनीर के खिलाफ भी सेना के अंदर का असंतोष है जिस तरीके से उन्होंने किया है, और मुनीर जिस तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध की लगातार कोशिश कर रहे हैं, सेना की कमाई तो उसी से। मुनीर साहब, उनके कमांडर कैसे कमाएंगे? जब युद्ध होगा तो युद्ध के लिए हथियार खरीदे जाएंगे, युद्ध का माहौल बनाया जाएगा तो हथियार खरीदने के लिए पैसा आएगा, उस पैसों से कमीशन से काम करेंगे। और जब तक युद्ध का डर रहेगा, सेना का दबदबा और बोलबाला पाकिस्तान के अंदर रहेगा, अब सब नॉर्मल हो जाएगा तो सेना को पूछेगा। लेकिन आप कुछ भी ये जो न्यूक्लियर वाला इनका शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है बहल साहब, ये कुछ तो इन्होंने इसके अंदर तब्दीली की है। या तो इसीलिए कि इनके लोग पूछते हो, पाकिस्तान की जनता पूछती हो, भाई क्या हुआ, तुम तो कहते रहे न्यूक्लियर बम है, भारत मार के चला गया, क्या कर लिया तुमने? तो अब उनको कहना पड़ रहा है भाई साहब ये किसी को मारने के लिए था ही नहीं। अभी सबसे बड़ी चीज जो भारत ने की और अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया वो ये था कि ना हमारा एक भी सोल्जर पाकिस्तान के अंदर घुसा, ना हमारे जहाज घुसे, और हमारी मिसाइल्स जो जहाज से चाहे फायर की गई हो, उन्होंने भारत के अंदर रहते हुए, अपनी टेरिटरी के अंदर रहते हुए वो अटैक्स किए। अब उसके अंदर ही, जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि हमने 23 घंटे में ऐसी तबाही कर दी, उनके 9 टेरर, 23 मिनट के अंदर हमने ऐसी तबाही कर दी कि उनके 9 टेरर टारगेट्स जो थे एकदम तबाह और बर्बाद हो गए। लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या आती है? महत्वपूर्ण चीज ये आती है जब पहले इनके ही लीडर्स, इनके ही मिनिस्टर्स कहते थे ये हमने शो के लिए नहीं खरीदे बम, ये कभी भी हम मेले में लगाने के लिए नहीं है, लगाने के लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल, पाप हो गए। तो कहीं ना कहीं जब ये बातें करते थे तो उस समय किधर फेंकेंगे वो बम? क्या वो भारत के अंदर फेंकेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत का एक भी सोल्जर वहां गया नहीं, एक भी एयरक्राफ्ट वहां गया नहीं, तो किसके ऊपर फेंकेंगे? और ये चीज ने इनको बहुत बड़ा एक डायलेमा के अंदर ला दिया है कि अगली बार न्यूक्लियर ब्लफ तो खत्म हो जाएगा। अगर भारत के अंदर गिराते हैं तो सिविलियन भी मरेंगे, और अगर सिविलियन मरे तो भारत फिर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो हमारी स्ट्रैटेजी है मैक्सिमम रिटेलिएशन की, उसमें पाकिस्तान एकदम तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 180 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स है, वो भी हैवी कैलिबर न्यूक्लियर वेपन्स है, और उनके पास तो सिर्फ 170 है, और वो भी लोअर टैक्टिकल वैल्यू के न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये स्टेटमेंट चेंज ये भी दर्शा रही है कि जो भारत ने करके दिखाया और जो इंटरनेशनल लोग कह रहे हैं बंद करो अपना न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो अब अच्छी बात होगी कि वो सच में उसको मेले में नुमाइश के लिए लगा दे। लेकिन मैं कह रहा हूँ शरीफ को बदमाश मत कहिए, वो देख रहे हैं, उसकी हालत देख रहे हैं। हाँ, ये मजबूर ज्यादा चलते हुए लगता है कि जैसे कुछ तो जैसे हमारे। अरे भाई आप सोचिए, मैं भी आपसे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था जिसमें आसिम मुनीर गया, वहां बधाई दी गई है सबकी तरफ से आसिम मुनीर को कि आपके विदेश दौरे बड़े कामयाब गए, पे चढ़ा भी कैसे। आप तुर्की गए, अजरबैजान गए, यूएई गए, सऊदी अरब गए, तो वहां उसको ऐसे पेश किया गया जैसे आप हेड ऑफ स्टेट हैं साहब, आपने इतने दौरे किए, बड़ा शानदार उसका जवाब। और ये बेचारा घर बैठा रहता है। ये देखिए शहबाज शरीफ, आपने सुना लास्ट टाइम आपने कब सुना शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को किसी इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करते हैं सुनते हुए? कोई बयान ही याद आ जाए आपको? नहीं। आसिम मुनीर सब जगह घूम रहा है, वो व्हाइट हाउस भी हुआ है, सब कुछ कर गया। क्या है, कोई भूमिका है उनकी? आप गए पाकिस्तान कई बार, आपको पता होगा। हम लोग तो गए नहीं कभी। anyway, उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। सर अगली खबर बड़ी ये सीरियस खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन गए हुए हैं और उनका चाइना का दौरा बहुत महत्वपूर्ण हर महीने में होगा। ऑपरेशन सिंदूर में अब तो हमारी सेना ने खुल के कहा है कि चीन का सपोर्ट खुलेआम मिल रहा था, सिर्फ हथियारों में नहीं, जानकारी में भी पाकिस्तान को। गलवान 2020 में हुआ था, उसके बाद से हमारे रिश्ते बहुत खराब थे। आज भी भारत और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जो हुआ करती थी पहले। आज कोई सीधी कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो रिश्ते अब क्या पटरी पे आने लगे हैं, लेकिन हम भरोसा कैसे करें चीन पे? एनीवे, इनकी पहली मुलाकात जो वहां जाके हुई है वो उपराष्ट्रपति जो चीन के हैं हान जेंग, उनके साथ हुई है। अब इसके अलावा जो इससे भी महत्वपूर्ण बात होगी कि वांग यी जो इनके विदेश मंत्री हैं, उनसे हमारे विदेश मंत्री की बायलैटरल मीटिंग होगी। ये दौरा हालांकि ऑफिशियली जो है वो जुड़ा हुआ है एससीओ से, एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हो रही है यहाँ पर, उसके लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले वांग यी के साथ इनकी बायलैटरल मीटिंग भी होगी। तो चीन के साथ बायलैटरल स्तर पर वार्ता होना विदेश मंत्री के लेवल पर, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इनके चाइना के विदेश मंत्री वांग यी इसी साल या अगले साल, शायद इसी साल उनको भारत भी आना है और अजीत डोभाल साहब के साथ उनकी मीटिंग होगी। ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए दोनों देशों की तरफ से। पहले भी ये लोग मिल चुके हैं और इनकी मुलाकात फिर होने जा रही है। अब ये एंगेजमेंट क्या बता रहा है कि हम चीन पर कुछ थोड़ा बहुत एतबार करने लगे?
नहीं, एतबार मुझे नहीं लगता कि एतबार करने लगे, लेकिन एतबार की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मजबूरी भी होती है कि आपको एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए। मैं तो इस मीटिंग को, जो बायलैटरल मीटिंग हो रही है विदेश मंत्री जी के साथ, विदेश मंत्री की चाइना के विदेश मंत्री के साथ, और एससीओ की बैठक का जब जॉइंट डिक्लेरेशन हो विदेश मंत्रियों का, उसमें जब तक पहलगाम का जिक्र नहीं होता, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र नहीं होता, तब तक इस बैठक को एक औपचारिक बैठक के तौर पर मैं देखता हूँ। और चीन के बर्ताव को देखकर मुझे बहुत आसान नहीं लगता कि वो इस तरह की डिक्लेरेशन पर आएगा, या भारत का इस बात पे सपोर्ट करेगा भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर ऐसा होता है तो विदेश मंत्री जी की और भारत की बड़ी जीत, उसको मैं लेकिन वो आप ठीक कह रहे हैं, उसके आसार लगते नहीं, क्योंकि अभी तो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट में राजनाथ जी गए थे। नहीं, लेकिन विदेश मंत्री के साथ बातचीत उसमें यही इसी मुद्दे पर पहलगाम का जिक्र ना होने पर हमने साइन नहीं किया। तो अब एक डेवलपमेंट हुआ है ना इसके बाद। बट ये बायलैटरल मीटिंग तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, तो उसी के बाद मैं कह रहा हूँ। इसमें एक जरूरी चीज समझना होगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज हैं उनको बार बार छुआ जाए। डिप्लोमेसी में एक ये भी प्रयास किया जाता है कि अगर वो वाला हिस्सा है जिस पर दोनों अलग अलग ध्रुव पर खड़े हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए टालते हैं। अभी मसला क्या है, अभी जो भारत चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, अभी भारत और चीन के बीच जो ट्रेड रिलेशन है, अभी जिस तरह से चीन को अमेरिका का टैरिफ थ्रेट वो परेशान कर रहा है, भारत भी थोड़ा सा उसको लगता है कि क्या होगा, उस तरफ ज्यादा चर्चा होगी। अगर उस पर हम बहुत कुछ अचीव कर पाए तो वो हमारी उपलब्धि होगी। लेकिन मुझे लगता है ये जो अभी ये जो फोटो चल रही है, इसके बाद जो चलेगी जिसमें वो उपराष्ट्रपति महोदय से मिल रहे हैं, क्या वो चाइना के अगले राष्ट्रपति हैं, ये सवाल भी बड़ा है। क्योंकि ये मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वहां के लिहाज से देखें तो क्या ये जो चेहरा है ये आने वाले समय में चीन का राष्ट्राध्यक्ष होगा, जिसकी चर्चा वहां सोशल मीडिया पर खूब जमकर चल रही है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जैसा आपने भी कहा कि शायद बहुत ज्यादा जटिल मुद्दों को ना छुआ जाएगा। पहले जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया जयशंकर जी ने, उससे भी कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने उसमें एक पॉजिटिव माहौल बनाने की बात की और कहा हमारे रिश्ते जो हैं वो धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। और उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र किया कि लंबे वक्त के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई है, और उन्होंने लिखा कि इसमें भारत में बहुत गुडविल बनी है इस बात को लेकर कि आपने यात्रा ये शुरू करवाई है। तो वो शायद पॉजिटिविटी की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। लेकिन समीर जी, सब कुछ गुडी गुडी भी नहीं है। अब एक खबर ये आई है कि चाइना, जैसे अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई थी चाइना में, बीजिंग में। अब खबर यह है कि ये कोशिश कर रहे हैं, चाइना बेसिकली प्रयास कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर कि भारत को इसी रीजन के अंदर थोड़ा अलग थलग किया जाए, सार्क को रिवाइव करें माइनस भारत। समझिए इसको, सार्क की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, जिस शीर्ष स्तर पर समिट जिसे कहते हैं, वो 2014 में नेपाल में हुआ था। उसके बाद 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन उससे पहले उरी का हमला हो गया था, आतंकवादी हमला, और भारत ने फिर बॉयकॉट किया था सार्क का। तब से सार्क का कोई समिट नहीं हुआ है। अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि ट्राइलैटरल्स बनाए जाएं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, कभी जिक्र तो भूटान का भी हुआ, लेकिन भूटान इतना अलाइंड है भारत के साथ कि वो कोई ऐसा इसके बारे में सोचेगा नहीं। इनफैक्ट खबर में ये छपा था कि नेपाल ने भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कि वो भी नहीं चाहता कि मैं भारत से अलग कोई ग्रुपिंग बनाऊं। लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये समीर जी के लिए। हाँ सर, समीर जी, नो इश्यूज। समीर जी, देखिए सर, चाइना को भारत से भी डर है और अमेरिका को भी भारत से डर है। और अमेरिका और चीन दोनों इस बात को जानते हैं कि भारत अगला चाइना बनने जा रहा है। जिस तरीके से भारत आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहा है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के जा रहा है। और आज भारत की जो जीडीपी है वो 2008 में चाइना की जीडीपी थी। भारत जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अगर 18 साल तक भारत की यही ग्रोथ रही तो 18 साल बाद भारत चीन की ताकत के बराबर बन जाएगा। और ये दोनों देशों को डर है कि अगर भारत इतनी बड़ी ताकत बनता है, जो अमेरिका दुनिया को दादागिरी करता है, जो चीन एशिया में दादा बनता है और अमेरिका के बाद अपने आप को सबसे सुपर पावर मानता है, उसे लग रहा है कि तीसरा त्रिकोण दुनिया में खड़ा न हो जाए। भारत और मतलब अमेरिका और चीन जो दो ध्रुव बन गए, कहीं भारत तीसरी ताकत बनकर उभर न जाए। और उसको रोकने के लिए मुझे लग रहा है पूरी कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। लेकिन चीन की मजबूरी है कि भारत इतना बड़ा बाजार है कि चीन के बाद अब बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। अगर दुनिया में से अपना माल खपाना है तो भारत से वो झगड़ा लेके चल नहीं सकता। आसियान में अपना ऑलरेडी माल वो बहुत ज़्यादा दे चुका है।
तो अब उसके पास भारत का एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। वो भारत भी अपनी ताकत बता चुका है दुनिया को कि भाई भारत मेक इन इंडिया हो, मेड इंडिया हो, बड़ी जो ताकतें जो भारत के जो दूसरे बड़ी इंडस्ट्रीज जो भारत के अंदर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये यात्रा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और जयशंकर इस मामले में तमाम मुद्दों को उठाएंगे। इस मामले में जो भारत का पक्ष है बहुत स्पष्ट तरीके से उसमें रखेंगे। उम्मीद करते हैं ये विजिट अच्छी रहे और उन दोनों देशों के रिश्ते भी कुछ बेटर हो। सर सफेनी, आप एक शॉर्ट कमेंट प्लीज। बहुत शॉर्ट कमेंट ये है कि 3 मेजर इश्यूज जो रह गए इनके साथ डिस्कस करने वाले। सबसे पहला ये है कि जो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है रेयर अर्थ मैग्नेट्स को भारत को भेजने का, वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। हालांकि उसके लिए हम दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं। और दूसरा है जो हाई यील्ड फर्टिलाइजर है, वो भी उन्होंने दिया नहीं हमको, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जबकि वो काफी समय से था। और आखिरी चीज है कि जी शुआंग बन्ना के अंदर परेश बरुआ जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के जो हेड हैं और जो मेन करता धरता है, वो वहां पे उनको शरण दे के रखी है और उल्फा को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की बहुत सी खबरें आज हैं, आइए उनका एक एक करके विश्लेषण शुरू करते हैं। बिहार में इलेक्शन कमीशन की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की जो एक्सरसाइज चल रही है, इसके खिलाफ आप सब जानते हैं कि विपक्षी दल सारे के सारे एकजुट है। लामबंद है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। 9 जुलाई को पटना में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ सरकार और इलेक्शन कमीशन को ओपन धमकी भी दे रहे थे। अब इसी एसआईआर के जरिए एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन में जो बीएलओज जुटे हुए हैं उनके हवाले से एक बड़ी खबर आई। इसके बाद चुनाव आयोग बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन की तैयारी में भी है। चुनाव आयोग के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट में ये रिवीजन करते वक्त एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने हुआ। चौंकाने वाला तो नहीं, लेकिन बड़ा है, क्योंकि जानते सब थे इस बारे में। बीएलओ ने यह दावा किया है कि वोटर लिस्ट में भारी तादाद में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग भी शामिल हैं। इनकी पहचान एसआईआर के दौरान हुई है। ये संख्या कितनी है ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि बड़े पैमाने पर हमें बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग मिले जो वोटर नहीं हो सकते, जो किस जरिए भारत में आए हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे घुसपैठियों के नाम चुनाव आयोग लिस्ट से हटाएगा, ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेस कह रहे हैं। साथ ही गृह मंत्रालय ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इन घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो ये खबर इस वक्त चल रही है। और जब यही सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछा गया तो उन्होंने बड़ा अटपटा सा और अजीब सा बयान दिया। रिपोर्टर ने कहा कि साहब ये तो ऐसा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए हैं बड़ी तादाद में, और इनका नाम नहीं हमने वोटर लिस्ट में हम जाने देंगे। अब इसको और वेरीफाई किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पक्का हो गया है कि यहाँ पर इलीगल लोग रह रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दूं आपको कहाँ पर, मुख्य तौर पर सीमांचल इलाके में। सीमांचल के जो 4 जिले हैं, कटिहार, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन 4 जिलों के अंदर ही बड़े पैमाने पर ये इलीगल्स जो हैं वो रह रहे हैं। उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा, आप क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? तो उन्होंने कहा इसका सोर्स बताइए, ये खबर कहाँ से आई आपके पास? तो उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा सूत्रों से हमें पता चला है। तो उन्होंने बयान दिया, अभी सुनाऊंगा आपको। तेजस्वी यादव ने कहा हम ऐसे सूत्रों को मूत्र मानते हैं। ये जवाब था तेजस्वी यादव का। तो इस पर फिर एक प्रशांत किशोर का रिएक्शन भी आया है, क्योंकि वहां विपक्ष जो है वो यही डर ही दिखा रहा है कि ये घुसपैठियों के नाम पर न जाने कितने लाख लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश की गई है। सुनिए आप। क्या चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है, या कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली, बांग्लादेशी हैं, तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि
कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, घोटाले का चस्पा लगा हुआ है शरीर पे, तो भाषाई रूप से लंपटाई कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबर चला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन वो मुद्दा है, तो आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और इस ढंग की भाषा बोलना नहीं, सूत्र नहीं, यह बताता है कि तेजस्वी यादव अपने घर में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। तो दो मुद्दे सामने आए अभी जो आपने बयान सुने उसमें। एक तेजस्वी यादव का रिएक्शन जिस तरीके से आया, मतलब वो इसका एक तो ठीक है, ये तो भाषा का तो कौन सही कहेगा, लेकिन इसका मतलब ये कि वो इस मुद्दे को कोई मुद्दा मानते ही नहीं एक्चुअली, कि ये इशू ही नहीं होना चाहिए बिहार के चुनाव में कि घुसपैठिए रह रहे हैं तो उनको वोट ना देने का अधिकार ना दिया जाए। और दूसरा जो प्रशांत किशोर ने कहा कि इसी वोटर लिस्ट पर या इन्हीं वोटरों के वोट पे तो आपने इलेक्शन 2024 का भी कराया लोकसभा का, तो उस वक्त आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आई, अब आपको विधानसभा में समझ में आ रही है कि घुसपैठिए जो हैं यहाँ पर रहते हैं। त्रिपाठी जी। नहीं सौरभ जी, देखिए प्रशांत किशोर अभी बहुत दमखम के साथ वहाँ लड़ रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं और कोई भी व्यक्ति यही बात बोलेगा, बड़ा अच्छा भी लगता है कि अच्छा इसका मतलब तो वो चुनाव भी घुसपैठियों के वोट पर हो गया। अरे भाई, प्रशांत किशोर तो बहुत समझदार, बहुत शार्प माइंडेड व्यक्ति हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था हमारे यहाँ घुसपैठिए घुस आए हैं, तो क्या तब से जितनी सरकार है, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सब कोई तो तर्क होना चाहिए ना। हमें पता है कि हमारे देश में घुसपैठिए हैं, चुनाव आयोग उसको पकड़ने की प्रक्रिया कर रहा है, तो कह रहे नहीं नहीं अभी कल तक नहीं हुआ, तो ये तो वही हो गया कि तब लिखो जब सब चोर पकड़ के ले आओ तब लिखो। ये कोई कुतर्क वाली बात हो गई ना। और मैं मतलब ये कल मैं सोच रहा था भाई कि कहां ये चुनाव जा रहा है। अभी तक मैं ये बार बार कहता आ रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव हैं उनके इर्द गिर्द पूरा चुनाव हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि अब एकदम उनके ही इर्द गिर्द हो रहा है। हम लोगों ने कहानी कुर्सी की चर्चा की थी कि भाजपा चाहती है कि तेजस्वी की चर्चा ना हो, लालू जी की ही चर्चा हो। अब आप सोचिए, तेजस्वी यादव ने ये जो बयान दे दिया, इसके बाद किसी और तरह का डर दिखाने की आवश्यकता है क्या? तेजस्वी यादव एक हफ्ते पहले कह चुके हैं कि हम अपने समर्थकों से कहेंगे सब अखबार बंद करा दो, गांव में मत घुसने दो। ये एक हफ्ते पहले का बयान है। कल उन्होंने ये बयान दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? तेजस्वी यादव उस रंग में आ रहे हैं जिस रंग से बिहार डरता है, जिस रंग की वजह से 90 के दशक में लोगों ने अपने खेत खलिहान बेचकर, अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सुरक्षा के लिहाज से बिहार से बाहर निकाल दिया था। और हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन जरा सोचिए इस तरह की जब बयानबाजी होगी तो लोगों को याद वो वाला जमाना आएगा, शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, पूरा बिहार कैसे उस पर भी आज दो खबरें हैं हमारे पास। जो आपने लालू राज वाली बात कही, एक तो बयान तेजस्वी यादव का ही, इसके बाद आपको सुना दो, लेकिन एक डेटा भी दिया है तेजस्वी यादव जुड़ा है, ये अंदाज जब आता है, बिल्कुल जब आप ये कहते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी बात कर रहे हैं इस पर 5 मिनट में दोबारा। इन्होंने एक डेटा भी दिया, इन्होंने कहा 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं बिहार के अंदर, अगर 1% वोटर भी छूट गया तो मतलब कितने, 7,90,000 लोग आप आउट कर दोगे। बिहार की 243 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कर लीजिए भाग, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3,251 वोटर बाहर हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 52 ऐसी सीटें थी जहां पर हारी, जहां मार्जिन 5,000 या उससे कम था। अब अगर 52 ऐसी सीटें हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लगभग 3200 वोट जो है वो कम होने वाला है, तो आप समझिए कि इसी से बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। तो ये वो डेटा दे करके कहना चाहते हैं कि भाई ये किसी भी सूरत में ये नाम हम नहीं कटने देंगे किसी का भी, क्योंकि इसको कैसे इस्तेमाल करेगी भाजपा अपने फेवर में इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये बात नहीं कही जा सकती। समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का जो डर है कि जो कह रहे हैं कि 1% वोट, तो तेजस्वी यादव मान कर चल रहे हैं कि जितने बांग्लादेशी या घुसपैठिया के वोट कटेंगे वो उन्हीं का वोट पूरा कटने वाला है, वो उनका आधार वोट बैंक है। और जो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यह SIR की जो एक्टिविटी है रुकेगी नहीं। हालांकि ठीक है, आधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए कहा है, और चुनाव जब कह चुका है
कि भाई हम इस समय के पहले कर लेंगे, और ये चुनाव आयोग का दायित्व है कि एक भी वैध वोटर इलेक्शन से वंचित न हो, वोटिंग से वंचित न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम किसी का भी नाम जो वैध होगा उसे कटने नहीं देंगे, और जो फर्जी होगा उसे वोट देने नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। ठीक है, तेजस्वी यादव को एक डर सता रहा है कि हो सकता है कि सीमांचल में उनका जो वोटर रहा है या मुस्लिम कम्युनिटी का वोटर है या घुसपैठियों का वोट है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े घुसपैठी बिहार में आ गए, तो उसका जवाब तो नीतीश कुमार देखिए, ज्यादा तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने कहा सीमांचल में ऐसे ज्यादा लोग पाए गए जो भी इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से खबर आ रहा है। हाँ, तो वो हो सकता है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हों, ज्यादा लोग मुसलमान उसमें हो। एक और चीज, इससे कुछ हम अभी ये मतलब स्पेकुलेट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन आगे क्या कहेगा अगली सुनवाई पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुझाव दिया था कि आप SIR के लिए आधार को, राशन कार्ड को, मनरेगा जॉब कार्ड को, इसको भी और वोटर कार्ड जो होता है उसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हमको इसकी वजह बताइए आप, और संतुष्ट कीजिए बाकी पिटिशनर्स को कि हम ये डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ले सकते इसके अंदर। खबर ये आई है कि ये जो इलीगल्स की पकड़े जा रहे हैं, या जिनके बारे में कहा, BLOs ने कहा कि ये लोग बाहर विदेशी हैं और यहाँ रह रहे हैं, इनके पास आधार कार्ड भी है, इनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, इनके पास राशन कार्ड भी है। ये भी बता रहे हैं BLOs कि इनके पास हर प्रकार का डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है SIR के लिए। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसी केस को बिल्डअप करे कि साहब बाकी डॉक्यूमेंट तो बड़ी आसानी से सबने बना लिए हैं, इसलिए हमको सिटीजनशिप का प्रूफ जानने के लिए ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो हमने कहा है। ये तो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें से भी तो बहुत सारे फर्जी बने हुए ही है ना। हो सकता है बने हुए हैं। दूसरी, आज एक अखबार है बड़ा, भास्कर अखबार, उसने एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है SIR को लेकर, और उसमें कहा कि बहुत सारी जगहों पर, मतलब उनके रिपोर्टर्स फील्ड में गए और उन्होंने देखा कि वो फॉर्म या तो ऐसे ही फर्जी भरवाए जा रहे हैं, या उसमें कोई रिपोर्ट नहीं, केवल साइन करवा कर भरवा दिए गए हैं। कुछ जगह उन्होंने कहा कि पैसा लेकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ये एक शिकायत के तौर पर है, तो ये भी एक मौका है। लेकिन घुसपैठियों का मसला जो है, उसको एक तो वो गंभीर चिंता है ही ना, देश के लिए भी चिंता है, बिहार के लिए भी चिंता है, उस पर कैसे वो सुलझ सकती है, इसको होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए। ये बहस बार बार हम लोग करें कि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है कि नहीं है कि वो घुसपैठियों पर क्या चिंता जाहिर करना चाहता है, वो अपने वोट को लेकर बात करे। और ये तर्क भी हमेशा दिया जाता है कि भाई सिटीजनशिप ही तो वोट का अधिकार है ना, जो नागरिक है। तो इस दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलेगा, पहले उसको देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, जो तेजस्वी कह रहे हैं वो तो पॉलिटिकल, ठीक है, बात जो भी बात वो उसको कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर इतना आसान काम नहीं है। और 7 लाख वोटर्स को यदि आप बाहर करेंगे तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल काम होगा ही कि कैसे आप करेंगे, और क्या उससे चुनाव के नतीजे नहीं बदलेंगे। और हम बैठकर सोच लेते हैं यहाँ पर कि जिसको हटा दिया वही बांग्लादेशी है। जब आपने जो चीज़ मांगी, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, यदि वो उनके पास है, तो फिर हम कैसे तय कर रहे हैं उस बात को? हम मतलब चुनाव आयोग के जो BLOs हैं वो कैसे तय कर रहे हैं? ये सारी नहीं, ये सवाल तो मेरे मन में भी आ गया, अगर उसने ये डॉक्यूमेंट दिखाई दिया आपको, तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये बांग्लादेशी, नेपाली या म्यांमार? हाँ, तो वही बात मैं कह रहा हूं। सारी बातें होंगी अभी आगे जाकर। एक बात ये कहना कि भाई घुसपैठियों पर हमेशा से रहे हैं या 2024 के चुनाव में, वो ठीक है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है घुसपैठिया। अब 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार हो, 20 साल से राज्य में सरकार हो, और घुसपैठियों पर आपने कोई कदम नहीं उठाया हो, तो ये सवाल तो हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन इस साल एक बहुत कंसर्टेड एक्सरसाइज दिखाई दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। कई राज्यों में एक्सरसाइज हमने इससे पहले नहीं देखी इस तरीके से धरपकड़। 2.5 करोड़ लोग आप बता रहे हैं और 1200 लोग रिपोर्ट करते हैं। स्वीकार कर रहा हूं, 100 साल लगेंगे। लेकिन इतना भी नहीं हो रहा था अभी तक। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ये तो नहीं, शुरू नहीं हुआ ना, ये तो ऐसा है केवल, ठीक है, दिखाने के लिए। अगली खबर पर, क्योंकि इन्होंने लालू राज की बात की। देखिए, अभी तक ऐसा लगता था कि ठीक, इन्होंने याद दिलाया कि एक बीजेपी की बैठक में कुछ महीनों पहले सम्राट चौधरी शायद ये कहते हुए या कोई और नेता ये कहता हुआ दिखाई दिया था उसमें कि भाई जो भी स्ट्रेटेजी बनाए, तेजस्वी को मत घेरिए, लालू को घेरिए, तेजस्वी के नाम पर ज्यादा मत बोलिए, उसके खिलाफ मत बोलिए, लालू के खिलाफ बोलिए। और ऐसा लगता था कि तेजस्वी यादव को भी ये लग रहा है कि भाई मुझे अपने पिता की छवि से थोड़ा अलग जाना पड़ेगा। वो छवि थी गुंडा राज की, जिसको अभी लंपटई कहा, जैसे अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने ये जैसी भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर जो चौरसिया समाज के लिए का एक प्रोग्राम था, वहां ये तेजस्वी यादव गए हुए थे और वहां उन्होंने लालू यादव के लेगेसी को याद किया। हमने ऐसे सुना नहीं है इनको भी खुलकर अपने माता पिता के 15 साल के शासन की उपलब्धियों को इस तरीके से बताते हुए। और इन्होंने कहा कि मेरे पिता ने आपको जो है जो अधिकार आपको दिए वो और कोई जो है उसको, कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता है। अब ये शायद अपने पिता की लेगेसी को एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। लालू राज की बात
जो है वो तेजस्वी यादव अभी तक नहीं करते थे। इनफैक्ट एक बार तो ये भी खबर आई थी कि इन्होंने अपने समर्थकों से ये कहा है कि तुम वो जो बांध करके आते हो, मोरेठा कहते हैं उसको शायद बिहार में, वो बांध के भी मत आया करो, क्योंकि ये भी एक सिंबल बन गया कि ये सब दबंग लोग हैं, दबंगई करने वाले लोग हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, ट्राइबल्स, इन सब को जो अधिकार मिले हैं, इनकी जो मेन स्ट्रीमिंग हुई है, ये इसकी शुरुआत लालू यादव ने की और आज ये समाज जो है बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये देन मेरे पिता की है, लालू यादव की है। सुनिए। लालू जी की, हम लोगों की हमेशा से कोशिश रही है कि उन सभी लोगों को मुख्य धारा में लाए। 90 के दशक में लालू जी ने कोई ऐसा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का या आदिवासी समाज की जातियां नहीं थी जिनको लालू जी ने राजनीति में भागीदारी का मौका ना दिया। सभी लोगों को, उनके समाज के उत्थान के लिए सब लोगों को मौका मिला। और हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस भरोसे के साथ आप लोग आए हैं, आपको अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी चिंता मेरी चिंता है। भाई लालू जी को याद तो किया तेजस्वी जी ने चुनाव में, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? अभी आप कह रहे थे कि नहीं करते वो। नहीं, याद तो करना ही चाहिए। लालू जी की जितनी ताकत है उसी पे तेजस्वी खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी 2020 का चुनाव मुझे याद आता है, उसमें पूरी तरह से वो लालू प्रसाद यादव की छाया से मुक्त होना चाहते थे। और ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि लालू प्रसाद यादव को हर इंटरव्यू में कहना पड़ा। ढेर सारे टीवी और अखबारों के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भूरा बाल साफ करो, मैंने कभी नहीं कहा, ये मेरे ऊपर चिपका दिया गया। भूरा बाल साफ करो मतलब जो उस वक्त कहा जाता था, भूरा बाल साफ करो, जो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। तो जो जातीय संघर्ष का दौर था, जो 90 के दशक की याद होगी तो सबसे पहले ये नारा याद आता है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आक्रामक होते हैं कि भाई हमने तो ये नारा कभी कहा नहीं। अभी क्या हुआ, लालू जी ने तो बहुत सफाई दी। लालू जी ने साफ साफ कहा कि जानबूझ के हमारे ऊपर चिपका दिया गया, वो मीडिया का एक सेक्शन था जो हमारे खिलाफ था। अब अभी एक विधायक है राष्ट्रीय जनता दल के, रंजीत यादव, उनके यहाँ एक सभा थी और एक व्यक्ति उनके यहाँ खड़ा होकर उसने यही नारा लगा दिया कि एक नारा एक समय में लगता था, अब फिर से आवश्यकता आ गई है कि इसे अमल में लाया जाए। दूसरे सज्जन ने उसका कुर्ता खींचा कि भाई मत बोलो ये सब, तो विधायक जी ने धीरे से ऐसे कर दिया। बाद में विधायक जी भी कह रहे हैं कि अरे नहीं वो तो हमारा आदमी नहीं था, हमसे कोई मतलब ही नहीं था, उसी मंच पर थे। उसके बाद अखबार बंद करने की धमकी, उसके बाद सूत्र को मूत्र बता देना। अब इसके बाद लालू जी को याद करने की जरूरत है क्या बिहार के लोगों को वो सब नहीं समझ में आ रहा होगा? फ्लैशबैक में वो सब 90 के दशक का वो 15 वर्ष 90 से 2005 तक नहीं याद आ रहा होगा। और तेजस्वी यादव को एक बड़ा वर्ग था जिसको लगता था कि वो उस छाया से बाहर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शायद तेजस्वी को यह लगने लगा होगा कि नहीं, ये एकदम आक्रामक होने का समय है, अगर हम थोड़ा सा चूक गए तो फिर पिछली बार की तरह सरकार चली जाएगी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जैसे राहुल गांधी के लिए लोग कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अपना है, लेकिन राहुल जी सामने आ जाते हैं तो जनता को लगता है। अरे ये मुझे बताइए, ये जिस जगह पर इन्होंने भाषण दिया चौरसिया समाज को, और वहां कह रहे हैं पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इन सबको अधिकार दिए लालू जी ने, और अब जो बात आप कह रहे हैं कि उनके सामने लालू राज को याद किया जाएगा, तो उनके अंदर क्या भावना आएगी? किसी भी कारोबारी, किसी भी सामान्य अमन पसंद व्यक्ति के सामने वो राज याद आएगा। और हमसे तो हमारे जो बिहारी मित्र हैं वो कहते हैं कि भैया तुम तो यूपी में हो, दिल्ली रहे हो, जरा बिहार के किसी व्यक्ति से पूछो हम लोगों को कैसे भगाया गया वहां से कि गलती से यहां रह गया तो या तो अपराध में जाएगा या मर जाएगा या गंदे तरह का काम करेगा। ये खतरनाक। मैं पिछड़ी जातियों की बात कर रहा हूं, उनके लिए वो दौर कैसा था? नहीं, पिछड़ी जातियों के लिए भी एक बड़े वर्ग को मिला, और ये तो कहा ही जाता है ना कि भाई उन्होंने एक वर्ग को लाठी दे दी, ये कहा जाता है और ये बहुत हद तक सच भी है। तो वो 32% तो इंटैक्ट है ना मुसलमान यादव वाला, आप बढ़ेंगे कहां? उसके अलावा किसी का सशक्तिकरण नहीं हुआ। नहीं, किसका सशक्तिकरण हुआ बताइए मुझे? अगर सशक्तिकरण हुआ होता तो आज ये इतनी पार्टियां जो बिहार में खड़ी हो गई वो हो पाती क्या? ठीक है भाई, ये यही अति पिछड़ा खास तौर पर जो 32% से ज्यादा है बिहार का, वो तो पिछले हम देख ही रहे हैं लगभग 20 साल से नीतीश कुमार के पीछे खड़ा ही है। लेकिन लालू का राज किसी और ने भी याद किया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इन दिनों बहुत सवाल हैं, हमने भी आपको हेडलाइन में बताया था, फिर कई मर्डर हो गए हैं बिहार के अंदर और नीतीश कुमार सवालों से घिरे हुए हैं। लेकिन सिर्फ विपक्षी हमले कर रहा है उन पर, ऐसा नहीं है। एनडीए के सहयोगी हैं चिराग पासवान। अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की अदावत तो अब जग जाहिर है।
तो अब ये सब जब हो रहा था, खासतौर पर वो जो हत्याकांड हुआ एक कारोबारी का, गोपाल खेमका का, उसके बाद चिराग पासवान ने एक रिएक्शन दिया था, काफ़ी स्ट्रांग था। उन्होंने कहा भी अगर ऐसा होगा तो सवाल तो उठेंगे ही लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जंगल राज की बात लोगों को कहने का मौका मिलेगा। अब इनको जवाब मिला जीतन राम मांझी जी से, वो भी एनडीए का हिस्सा हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार सरकार में हैं, और उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है अभी अनुभव नहीं है उनको ज़्यादा, और इन्होंने लालू का राज देखा नहीं है भाई। उन्होंने ये कहा कि पुरानी बात हो गई, बच्चे थे तब ये, तो इन्होंने वो दौर देखा ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि हम जब जंगल राज कहते हैं लालू राज को तो उसका मतलब क्या है। हर बिहारी जानता है उसका मतलब क्या है, लेकिन चिराग अभी शायद वो सारी बातें समझने में समझ नहीं पा रहे हैं। सुनाते हैं आपको दोनों के बयान। चिराग पासवान जी हम लोगों के गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी, इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि कहीं लगता है कि अनुभव की कमी उनको है। वो भूल जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर ऐसा आज नहीं ना है बिहार का कि एक अन्य मार्ग में क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में समझौता करा करके रैंसम दे करके छुड़ाया जाता था। आज वैसा ना हो रहा है। आज तो यहाँ हो रहा है, देखे नहीं कि अभी उसने मारा खेमका को, कि क्या नाम था उनका, गोयनका को, तो उनके अपराधी को ठोक दिया गया। आज तक कहीं है किसी के राज में ठोका जाता था? उनको हो सकता है कम उम्र के हैं, 2005 के पहले की राजनीति उनको न समझ में आ रही होगी, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, उनको भी धमकी मिली है। और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है। जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। 4 लाइन का रिएक्शन, लेकिन ठीक है, चिराग पासवान को शिकायत है तो जाके प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार ठीक नहीं चल रहा है, ये उन्होंने कहा। अब आपको बताता हूं मैं ये कि नीतीश कुमार एक के बाद एक जो कुछ पॉलिटिकल फैसले ले रहे हैं चुनाव की दृष्टि से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले, वो तो दिखा रहा है कि अब चुनाव की दिशा में उनकी पार्टी पूरी तरीके से लग चुकी है। अब इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने जो नई घोषणाएं की हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक लंबा पोस्ट किया, नीतीश कुमार जी के अकाउंट से पोस्ट हुआ है, और उन्होंने कहा है कि 2005 से 2020 15 साल में हमने 8 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। उसके बाद हमने 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के तहत 2020 के लिए लक्ष्य रखा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, मतलब 20 लाख। हमने इसको बढ़ा करके रिवाइज कर दिया और 2025 अगस्त तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार, ये हम लोग लक्ष्य निर्धारित किया है, और ये हम पूरा करेंगे। 50 लाख, मतलब टोटल 50 लाख मिला करके सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर मिला करके, इसमें 12 लाख सरकारी नौकरी होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है, मतलब 49 लाख नौकरियां और रोजगार जो है हम बांट चुके हैं, और 50 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार का लक्ष्य निश्चित रूप से पार कर लिया जाएगा। और इसी क्रम में अगले 5 साल, मतलब 2025 में जीत गए तो अगले 5 साल में हम इस लक्ष्य को दुगना करते हुए 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। ये उन्होंने उन्होंने कहा है कि इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है और एक कौशल विकास विश्वविद्यालय जो है हम बनाएंगे, जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर होगा, और इसका जो नाम है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय होगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एक कमेटी हमने बना दी है, कैसे आप 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और ये जो रोजगार के अवसर हैं ये आप देंगे। तो मतलब बिहार में कोई व्यक्ति जो है, नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं कि अगले 5 साल के बाद तो बेरोजगार बचेगा ही नहीं। इनकी बातें अगर सच माने तो ये थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिज्म है और ये पॉलिटिकल स्पीच है, क्योंकि बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में मैं स्किल डेवलपमेंट के लिए गया हूं। अच्छा। उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं वो 3री या 5वीं क्लास से ऊपर ज्यादातर लोगों की नहीं है। पहली बात तो ये, तो उनको रोजगार देना भी इतना आसान नहीं है। और जो पुअर सिचुएशन है पूरे बिहार के अंदर, जो मैंने पर्सनली अपनी आंखों से 3-4 साल पहले देखी हैं, तो कहीं नहीं लगता कि इतने बड़े टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है। दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, वो ऑटोमेटिक होता है।
तो अगर वो हर साल सरकारी नौकरियां दी जाती हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो इन फिगर्स के अंदर बताया जा रहा है वो तो ऑटोमेटिकली हर सरकार के अंदर होता ही होगा। और जो चीजें, जो भी मेरी अपनी फीलिंग्स है वहां ट्रैवल के अंदर, वो पता चली कि रोजगार की जो सिचुएशन है वो बिहार के अंदर इस समय बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। वो कह रहे हैं 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा चुकी है पिछले 5 साल में और 39 लाख रोजगार के अवसर, मतलब 50 लाख लोगों को नौकरी या कोई और प्राइवेट नौकरी जो है वो कह रहे हैं कि हमने उपलब्ध करा दी है। तो फिर इतना पलायन क्यों है बिहार से? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस तेजी से घोषणाएं कर रहे हैं तो वो देख के लग रहा है कि हर 2 साल में चुनाव होना चाहिए। 5 साल का होना ही नहीं चाहिए, 2 साल में चुनाव होंगे तो ज्यादा सरकारी नौकरियां सरकारी के मुख्यमंत्री बांटेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को इतनी घोषणाएं करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार कुछ बिहार में बेसिक काम ही कर देते या करने की गारंटी दे दे तो मुझे लगता है बिहार में बदलाव हो जाएगा। वो ये कह दे कि भाई मैं बिहार को अपराध से मुक्त कर दूंगा, वो ये कह दे कि भैया हर घर एजुकेशन की मैं व्यवस्था सुनिश्चित कर दूंगा, अस्पताल बहुत बेहतर कर दूंगा। अगर जिस तरीके से ड्रॉप आउट रेट बिहार के अंदर है कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते, 8वीं 10वीं के बाद बच्चा वहां पढ़ नहीं रहा है, स्कूल्स का एजुकेशन का सिस्टम खराब है, अगर वो ये व्यवस्था सुधार देंगे तो लड़के अपने आप नौकरी मिल जाएगी। नीतीश कुमार को जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बिहार के अंदर पलायन है कि आप देखिए ना, टैक्सी चलाने से लेके मजदूर से लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाते हैं और जिस तरीके से उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, बिहारी कह के जिस तरीके से उन्हें व्यवहार किया जाता है, मुझे लग रहा है अगर बेसिक सुधार अगर नीतीश कुमार अपने राज्य में सुधार देंगे तो उन्हें बाकी घोषणाएं करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिख के युवा अपनी नौकरी ढूंढ लेगा। वैसे एक दिन हमको भी ये प्रयास करना चाहिए कि एक बार बताएं, देखें, क्योंकि अभी 51,000 नौकरियों के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ने दिए हैं। वो भी कहते हैं शायद कि केंद्र की तरफ से 10 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं, सरकारी नौकरियां। 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार दे चुकी है। ये कह रहे हैं 10 लाख नौकरी मैं दे चुका हूं। यूपी में सरकारी नौकरियों के सर्टिफिकेट बंटते रहते हैं। तो मतलब देश में इन पिछले 10 सालों के अंदर कितने लोग जुड़ गए भाई सरकारी सेवाओं से, इसका भी एक आंकड़ा कभी नहीं, नौकरियां तो दी ही गई हैं। और ये तो अब तो नौकरियां जितना दबाव है सब सार्वजनिक कार्यक्रम में दी जा रही है ना। पहले तो चिट्ठी घर आ जाती थी अपॉइंटमेंट की, इसमें कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसको दे रहे हैं। तो ये अगर कह रहे हैं 50 लाख तो मानना चाहिए। नहीं, 50 लाख ये दे देंगे ऐसा इसलिए हम नहीं मानेंगे, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, नौकरियां कह रहे हैं तो नौकरियां देंगे। चलिए, बिहार की खूब बात हुई। अब आइए एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिसमें कुछ नई बातें सामने आई। तो पता लगा कि प्रधानमंत्री को मराठी बोलनी बड़ी अच्छी आती है। आप कहिए कैसे पता लगा? कल 4 लोगों को नामित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए। ये हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों का केस लड़ा, उज्ज्वल निकम साहब। इनके अलावा मीनाक्षी जैन जी इतिहासकार हैं, सदानंद मास्टर जी, सदानंद मास्टर, ये केरल के संघ से जुड़े एक पदाधिकारी हैं, अध्यापक थे, और एक हर्षवर्धन श्रृंगला जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। इन 4 लोगों को नामित किया गया। अच्छा, अब प्रधानमंत्री ने इनको फोन करके खुद बताया, कम से कम उज्ज्वल निकम को तो फोन किया ही उन्होंने, क्योंकि उज्ज्वल निकम ने खुद अपनी पूरी बातचीत का ब्यौरा दिया है। तो उज्ज्वल निकम साहब ने जो बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने कहा मुझे सुबह सुबह फोन आया प्रधानमंत्री आवास से, कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। तो मैं थोड़ा चौंका, मैंने कहा जी बात करा दीजिए। प्रधानमंत्री लाइन पर आए। प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि भाई मैं हिंदी में बात करूं कि मराठी में बात करूं। वो हंसने लगे दोनों। और फिर उज्ज्वल निकम कहते हैं मैंने उनसे कहा कि आपको मराठी बड़ी अच्छी तरह बोलनी आती है, आप तो दोनों भाषाओं में बड़े पारंगत हैं, आपको जिसमें ठीक लगे आप उसमें बात कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे मराठी में बात शुरू की और कहा कि राष्ट्रपति आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। तो मैं चौंका कि कैसी क्या जिम्मेदारी है जो राष्ट्रपति मुझे देना चाहती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा मैं चौंका भी उनसे, उनकी इस बात को सुन करके। लेकिन हमारे बीच में मराठी में बात हुई, ये बात उन्होंने कहा। महाराष्ट्र में भी ये विवाद चल रहा है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री के मन में इसी बात को चुटकी लेने की बात थी क्या कि मैं चलो इनसे पूछ लूँ, मराठी आदमी है, हिंदी में बात करूँ या बुरा ना मान जाए तो मराठी में बात करूँ। खैर एनीवे, तो उसके बाद वो कहते हैं फिर मैंने अपनी पत्नी को घर आकर के बताया, वो भी बड़ी हैरान हुई। लेकिन प्रधानमंत्री का यूँ मुझे खुद ये संदेश देना, ये एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। बाकी कहानी आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझे पहले फोन आया कि आपसे प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, वो नंबर नहीं था उस पर। मैंने कहा तो सचमुच मोदी साहब मुझसे बात की। उन्होंने मराठी में कहा उज्ज्वल जी मैं मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू। मैं हंसने लगा। जिस टोन से उन्होंने कहा था मैं समझ गया, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रधानमंत्री के मन में तो बहुत है। और मैंने कहा आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हो, दोनों भाषा पे आपका प्रभुत्व है। तो उन्होंने कहा उज्ज्वल जी तुमच्यावरती
एक जबाबदारी राष्ट्रपती महोदय सोपू इच्छितात, तुम्ही जबाबदारी घ्यायला तयार आहे का? मुझे लगे जवाबदारी और क्या, अभी कोई वैसा माहौल तो कुछ नहीं है. तो उन्होंने कहा कि नाही म्हणाले, तुम्हाला राज्यसभेवर घ्यायचंय, परंतु एक लक्षात ठेवा, तुम्ही ही गोष्ट कोणालाही बोलू नका. प्रधानमंत्री ने जब शुरुआत ही मराठी भाषा से आपसे की है, तो जाहिर है महाराष्ट्र में जो विवाद इस वक्त चल रहा है मराठी भाषा हिंदी भाषा को लेकर, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाषाई विवाद खत्म होना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री ने किस उद्देश्य से कहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मैं मराठी है ये प्रधानमंत्री को मालूम है, और इसलिए मुझसे मराठी में बातचीत की. हम सीधा सरल अर्थ क्यों नहीं निकालते? हमेशा राजनीति टेढ़ी नहीं रहती है. देखिए, उनके मन में मराठी के लिए प्यार है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. तो उज्ज्वल निगम को राज्यसभा के बारे में जानकारी देकर के प्रधानमंत्री ने और मराठी में बात करके ये भी संदेश दे दिया कि भाई मुझे भी मराठी बड़ी अच्छी तरीके से आती है, लेकिन मैं ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करता हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मराठी का सम्मान हमारे मन में नहीं है. और उन्होंने एक बात और की कि उन्होंने मुझसे कहा, प्रधानमंत्री ने, कि ये बात आप किसी को कहेंगे नहीं जब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए, गजट में ना आ जाए. तो उन्होंने ये भी कहा, उज्ज्वल निगम ने, मैंने घर जाके अपनी पत्नी को बता दिया, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से मैं माफ़ी मांगता हूँ. उन्होंने कहा था किसी को ना बताना, लेकिन पत्नी को मैंने बता दिया. अब बताएंगे आपको कहानी अंदर की. हमारे समीर जी बताइए सर. समीर चौगांवकर जी. देखिए, इसके पहले एक लाइन जोड़ दूं सर. जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी को बताना नहीं है, तो सबसे कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उससे भी कहा जाता है कि आपको बना रहे, आपको अभी बोलना नहीं है, नाम डिक्लेयर हो गया, बाकी राष्ट्रपति बनते हैं, दूसरे नियुक्ति थी, तब भी ये मैसेज दिया जाता है कि बात बाहर न जाए. देखिए, उज्ज्वल निगम को चुनाव किया गया है, मुझे लगता है कि चुनाव अच्छा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उज्ज्वल निगम को भेजना था तो फिर लोकसभा लड़वाने की जरूरत नहीं थी ना आपने. और लोकसभा चुनाव के पहले उज्ज्वल निगम से पूछा गया था. अच्छा, लोकसभा हार गए थे. हाँ, पूनम महाजन का टिकट काट कर इनको मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट दिया गया था. वर्षा गायकवाड़ वहां से जीती है कांग्रेस की, 16,700 समथिंग वोट से वहां से हारे. और मजेदार किस्सा है कि उसके पहले इनसे पूछा गया था कि आप राज्यसभा जाना चाहेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उज्ज्वल निगम ने कहा था कि मैं लोकसभा लड़ने में इंटरेस्टेड हूं. लेकिन पार्टी ने ऐसा जगह एक सीट पर दिया जहां पर सर्वे में आया था कि अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो चुनाव हारेंगे. पार्टी के संगठन ने भी कह दिया था कि उज्ज्वल निगम ये सीट हारेंगे, पूनम महाजन यहां से चुनाव जीतेगी. तो जब पार्टी को पता था कि ये सीट हम हारने वाले, उस सीट पर आपने उज्ज्वल निगम को टिकट देके वो सीट गवा दी, कांग्रेस को दे दी, और उसके बाद 8 महीने या साल भर के बाद आप उन्हें राज्यसभा भेज रहे हो. मुझे लग रहा जब अगर तय था कि इन्हें राज्यसभा भेजना है, तो पार्टी अगर वहां भले ही आप पूनम महाजन को टिकट नहीं देना था, किसी कार्यकर्ता को टिकट देते, चुनाव वहां से जीतते, एक सीट लेते और फिर उज्ज्वल निगम को आप राज्यसभा भेज देते, तो पार्टी ने मुझे लगता है एक सीट अनावश्यक रूप से इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाकर गवाई है. लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और वैसे भी मतलब इनके सभी राजनीतिक दलों में बहुत अच्छे संबंध रहे. शरद पवार के काफी करीबी रहे. जब संजय दत्त का मामला हुआ था टाड़ा वाला, उस समय भी उज्ज्वल निगम ही उनको सजा दिलाने वाले रहे थे. उस समय शरद पवार के बड़े करीबी थे. माजिद मेनन और उज्ज्वल निगम दो बड़े लॉयर शरद पवार के भरोसेमंद थे. माजिद मेनन राज्यसभा गए थे उस समय, शरद पवार के करीबी. हाँ, उस समय शरद पवार के करीबी थे ना. उस समय तो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी जब संजय दत्त को सजा हुई थी. गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था, शरद पवार का बोलबाला था. फिर माजिद मेनन को राज्यसभा शरद पवार ने भेज दिया था, वो भी एक क्रिमिनल के अच्छे लॉयर रहे. तो सभी पार्टी आपने कहा कि भाई लोकसभा नहीं लड़ाते, इनको सीधे ही भेज देते, लेकिन मतलब चॉइस ठीक है. हाँ, नहीं, चॉइस ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है. काम इन्होंने काफी बेहतर किया. एक वीडियो में देख रहा था अभी कि किसी ऑपोजिशन के नेता जो है वो एक मुसलमानों की गैदरिंग के अंदर ये कह रहे थे कि देखो ये उस व्यक्ति को जो है उन्होंने पार्लियामेंट भेज दिया है जो सारी जिंदगी तुम्हारे खिलाफ लड़ा. आतंकवादियों का केस लड़ने को आप कैसे जोड़ सकते हो किसी कम्युनिटी के साथ? और वो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने सारी जिंदगी मुसलमानों के खिलाफ काम किया, वो आतंकवादियों को सजा दिला रहे थे. क्या वो केस बहुत मजबूती से लड़ा था, और वो केस हिंदुस्तान के आतंकवादी हमलों का सबसे महत्वपूर्ण केस, और कन्विक्शन हुए उसमें. और उसमें कन्विक्शन हुआ. कसाब को लेकर जितनी बात हुई उस पर बहुत बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ी, और वो आसान काम नहीं होता. आप आतंकवादियों के खिलाफ जब केस लड़ते हैं तो बहुत तरह के प्रेशर आपके पास होते हैं, जान का खतरा भी होता है. वो सारी लड़ाई लड़ी. ये कह रहे थे कि ये कहीं शायद मुंबई के रहने वाले नहीं, कहीं और के रहने वाले हैं. तो इनको जब मुंबई ब्लास्ट का केस लड़ने के लिए बुलाया गया, बोले मैं होटल में रहा हूं कई साल. हाँ, वही तो कह रहा हूं कि वो इतना आसान काम नहीं होता. और जैसे बिना सुरक्षा समीर साहब ने भी जैसे कहा, लेकिन पार्टी तय करती है ना. अब इसमें उज्ज्वल निगम की तो वो है नहीं कि लोकसभा चुनाव उनको लड़ना है नहीं लड़ना, पार्टी ने तय किया होगा उस समय. और वो उज्ज्वल निगम की बजाय पूनम महाजन से नाराजगी थी पार्टी की कि उनको नहीं देना था टिकट, तो वो वहां पर हुआ. बहुत दूसरे व्यक्ति के बारे में बता दें, सी सदानंद मास्टर जी.
ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और जैसा इनके नाम से ही है पता लगता है शिक्षक रहे हैं। इनके जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन जीवटता की भी कहानी है। 1994 में, ये इनका बैकग्राउंड ये है, बेसिकली ये कुन्नूर ज़िले से आते हैं और 1994 में इन पर एक बड़ा हमला हुआ था। कहानी है कि ये इनका जो परिवार है वो कम्युनिस्ट का सपोर्टर था, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे, लेकिन ये थोड़ा अलग निकले और ये संघ से प्रभावित हो गए, संघ के कार्यक्रमों में जाने लगे, संघ के पदाधिकारी भी हो गए, स्कूल में भी बातें करते। तो 1994 में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को, जो लोकल थे, उनको ये रास नहीं आता था कि हमारे बीच में एक संघ का कार्यकर्ता कहाँ से आ गया हमारे गांव में। ये जब वापस लौट रहे थे अपने घर को एक शाम बस स्टैंड पर, जैसे ही बस से उतरे वैसे ही कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया। इस कहानी खुद ये बताते हैं कि पहले उन्होंने बम मारा ताकि बाकी लोग वहाँ से भाग जाएं, उसके बाद इनको पकड़ के ज़मीन पर लेटा दिया और किसी धारदार हथियार से इनके दोनों पैर काट डाले, घुटने के नीचे से इनके दोनों पैर काट डाले। अंदाजा लगाइए उस वक्त किसी व्यक्ति के साथ ऐसी बर्बरता हो। और ये कहते हैं कि लोगों में इतना खौफ था उन गुंडों का, सीपीआईएम के, कि कोई व्यक्ति मुझे उठाकर अस्पताल ले जाने को भी तैयार नहीं था। मैं उसी अवस्था में तड़पता हुआ सड़क पर पड़ा हुआ था। जब पुलिस आई काफी देर के बाद, वो इनको अस्पताल लेकर के गई। फिर ये कई महीने तक अस्पताल में ही रहे और उसके बाद लेकिन फिर उन्होंने प्रण किया कि अब मैं ये रास्ता तो नहीं छोड़ूंगा। फिर वो प्रोस्थेटिक लेग्स के सहारे चलते हैं, नकली पैर उनको लगे हुए हैं, और लेकिन फिर उन्होंने संघ का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। और इनकी कहानी में ये भी दिखाई देता है कि स्पेशली आरएसएस ने और बीजेपी ने भी फिर बाद में इनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत कुछ किया, इनके रोजगार के लिए काम किया, इनको अपने और जिम्मेदारियां जो हैं उनको दी हैं। बीजेपी ने इनको चुनाव भी लड़ाया विधानसभा का। तो मतलब फिर पार्टी और संघ दोनों ने मजबूती से इनको को-ऑप्ट किया और अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। सर, ये सही बात है कि जो लड़ाई हुई, एक तो केरल को आप समझेंगे तो केरल में लेफ्ट पार्टीज और आरएसएस दोनों बहुत मजबूत हैं, और आरएसएस की सबसे ज़्यादा शाखाएं अगर हैं तो वो केरल में, देश भर में 5000 से ज़्यादा शाखाएं, और वहाँ पर हमेशा लड़ाई चलती रही है दोनों के बीच, और शांतिपूर्ण नहीं, तो हमेशा ही संघर्ष का काल रहा है। एक और बड़े नेता हैं जो आजकल ज्ञान प्रवाह किसमें, नंद कुमार जी, वो भी प्रज्ञा प्रवाह उसमें हैं, तो वो वहाँ से आते हैं और वो ये लगातार चलता रहता है। और सदानंदन का जो पूरा का पूरा करियर, आपने तो पूरे उसका जिक्र कर ही दिया कि जिस तरह से उनके पैर काटे गए, ये सारा हुआ। और अभी पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी उनके प्रचार के लिए गए थे विधानसभा चुनाव, वो हार गए थे, और अब अगले साल चुनाव आने हैं, तो सदानंदन जी पार्टी को याद रही, अच्छी बात है। बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं, मतलब उनकी योग्यता पर सवाल आप नहीं कर सकते। और जो संघ की विचारधारा के दो प्रमुख लोग इस 4 लोगों में शामिल किए गए, उनमें सदानंदन जी भी और मीनाक्षी जैन भी, तो दोनों पर बड़ा काम हुआ है। केरल से इनको मिला, मुझे लगता है कि वैसे भी एजुकेशन पर उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ, संघ को छोड़ भी देते। केरल में अगले साल इलेक्शन भी है, लोकसभा चुनाव में पार्टी का केरल में पहली बार खाता भी खुला है। सुरेश गोपी शायद जो एक्टर है, त्रिशूर से वो त्रिशूर से जीत भी गए, तो पार्टी को लगता है केरल को थोड़ा प्रोमिनेंस देने की जरूरत है। तिरुवनंतपुरम में छोटी सी मतलब जीत होते थे, कम मार्जिन से आ रहे। अब तीसरे नाम की बात करते हैं, जिन 4 मशहूर हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया, उनमें से एक है इतिहासकार मीनाक्षी जैन। डॉक्टर मीनाक्षी जैन मशहूर हिस्टोरियन है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर के तौर पर काम किया है। 2020 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। और इतिहास की मध्ययुगीन भारत की लेखिका है, वो मिडीवियल हिस्ट्री की लेखिका हैं। उन्होंने राम मंदिर पर किताब लिखी है, बहुत सारे प्रमाणों के साथ उसमें जिक्र किया है कि कैसे वो मंदिर तोड़ा गया था, कब किसने तोड़ा था, उसके बाद क्या लड़ाई रही है उनकी। बेसिकली उनको दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी इतिहासकार माना जाता है, और उनको क्रेडिट इस बात का जाता है कि हमारे देश के स्पेशली पिछले 1000 साल जो इस्लामी शासन वाले राज थे, इस्लामी शासन के अलावा जो इस्लामी दस्युई कहूँगा मैं, तो डाकू ही थे वो लोग जो आते थे आक्रमणकारी, उन्होंने भारत में जिस प्रकार का कत्लेआम किया, नुकसान किया, उस सब को इन्होंने बहुत तफसील में, डिटेल में डॉक्यूमेंट किया है अपने काम में, अपनी किताबों में। लेकिन एक दूसरा वर्ग जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है इनके काम को, स्पेशली जो लिबरल लेफ्ट लाइन कह लीजिए, आइडियोलॉजी वाले खेमा है, वो नहीं मानता कि इनका काम क्रेडिबल है। एक तरह से ये दोनों नाम जो है
सदानंदन मास्टर को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि कम्युनिस्ट हिंसा, कम्युनिस्ट खून खराबा अब राज्यसभा में नियमित तौर पर दिखेगा। सदानंदन मास्टर सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो सामान्य तौर पर कोई सोशल एक्टिविस्ट या शिक्षक भर रहे। सदानंदन मास्टर की कहानी इस देश में जीवटता की मिसाल है जो हर दिन राज्यसभा में आएगी। किस वजह से? क्योंकि कम्युनिस्टों को कोई और विचार पसंद नहीं आता, वो हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, और संघ का बहुत बड़ा काम है, ये सही है, और संघ के सैकड़ों प्रचारक अपनी जान गंवा बैठे। सदानंदन जी बच गए, अब वो दिखेंगे। मीनाक्षी जैन जी, डॉक्टर मीनाक्षी जैन गार्गी कॉलेज की प्रोफेसर रही, वो एक बात, लेकिन उनका काम क्या रहा? सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्होंने जो इस्लामी आतंक रहा उसको ठीक से परिभाषित किया, वो बार बार वो इतिहास भी बताती है जिसमें अंग्रेजों से लड़ाई में बार बार कहा जाता है कि कौन लड़ा, तो कहा जाता है कि नहीं फलाना जातियां लड़ी, ये जातियां नहीं लड़ी। वो बार बार कहती हैं कि इस देश में, और कई बार हम उसकी बात भी करते हैं कि मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद की बात हम नहीं करते हुए देखते, आज के समय में हम नहीं सुनते हैं। वो ये कहती हैं कि 70% लड़ाई में जो जातीय तौर पर, सामाजिक तौर पर उसको अगुआ वर्ग था, जिनको हम ब्राह्मणों को भी मानते हैं, वो उस लड़ाई में शामिल थे। जिस हिंदू धर्म की वो बात करती हैं, वो बताती है कि कैसे इस देश के मंदिर इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए थे, जिसको आमतौर पर खारिज किया जाता है। राम को लेकर, सती प्रथा को लेकर उनका बड़ा काम है, और मुझे लगता है मीनाक्षी जैन के वहां खड़े होने का मतलब होगा, जो फिर से मैं कह रहा हूं, वो कम्युनिस्ट हिंसा ताकत के बल पर, ये कम्युनिस्ट नैरेटिव इतिहास वाला, उसको ध्वस्त करेंगे। तो दोनों जो चेहरे हैं इनका अपने बड़ी इंपॉर्टेंस है। राज्यसभा में अब आप हिस्ट्री को लेकर बहुत क्रेडिबल और बहुत क्वालिटी की डिबेट सुनने को मिलेगी। और जो चौथे व्यक्ति हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, जो हमारे विदेश सचिव रह चुके हैं। श्रृंगला जी ने भारत की विदेश नीति को दिशा दी। साल 2020 में वो 33वें विदेश सचिव बने थे। इतना ही नहीं, हर्षवर्धन श्रृंगला को 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए चीफ कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, और अब उनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे बिल्कुल सही कह रहे थे, 1984 बैच के ये फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे। इनका बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है डिप्लोमेसी के अंदर। हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश थे, एम्बेसडर थे थाईलैंड के, और साथ साथ में इन्होंने बहुत ऐसे इवेंट्स किए थे उस दौरान के अंदर भी जो बहुत ही भव्य तरीके से किए गए थे। अब साथ में देखें तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 2020 में जब ये बने थे फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बाद भी अगर आपको याद हो, हाउडी इवेंट जो हुआ था बहुत भव्य, उसको बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करना, इनके बारे में दो चीजें कही जाती हैं। एक कि ये इंटेलेक्चुअल हैं, और दूसरा कि ये बहुत ही अच्छे एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजर हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि जो रेजिडेंट्स को लाया गया था गल्फ में, उसमें भी इनका हाथ था। और साथ में जो इतना बड़ा इवेंट था नवंबर का 2023 का G20 का, जो एक सिटी में नहीं हुआ, मल्टीपल सिटीज में हुआ था, और दिल्ली में भी बहुत भव्य तरीके से उसको कराया गया था। उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन इनके हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स इवेंट को अगर अंडरटेक करना है तो उसमें इनका रोल आता रहा है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी रह चुके हैं, डिप्लोमैट भी रह चुके हैं, अच्छे मैनेजर भी हैं, तो क्या इनको आगे कभी फॉरेन मिनिस्ट्री में भी जगह मिलेगी? मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर अभी तो फॉरेन इशूज जो हैं उस पर ही संसद में बहुत बहस होनी है। लेकिन आप क्या नाराज हैं क्या जयशंकर जी से? कोई नाराज नहीं है, लेकिन साथ में यह है कि आखिर एक आदमी हमेशा के लिए तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहेगा ना। और दूसरी चीज है, ये इंटेलेक्चुअल भी है। अब एक और आपको पॉलिटिकल बयान में सुनाता हूं, और इनके बयान भी बड़े मजेदार होते हैं हमेशा ही, और वो हैं नितिन गडकरी जी। अच्छा, एक खबर आ रही है, उससे पहले उसके वो बारे में आपको बता दूं। स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे शुभांशु शुक्ला, और 17 दिन बाद वो स्पेस स्टेशन से लौटने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला का स्पेस स्टेशन से उनके यान की अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके बाद वो 22 घंटे का सफर तय करेंगे धरती पर लौटने के लिए। कल दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट के पास जो है उनका जो क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, वो लैंड करेगा। अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या होती है ये आपको बहल साहब ज्यादा बताएंगे। देखिए, अनडॉकिंग की प्रक्रिया भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अब आपने देखा था कैसे इन्होंने डॉक किया। डॉक का मतलब होता है ऑटोनोमसली आना, मनूवर करना, और जो डॉकिंग पोर्ट है उसके साथ जाके मिलना, सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर करना, यानी कि लॉक कर दे पूरा। भारत से ये जिस स्पेसक्राफ्ट में या कैप्सूल में गए हैं, वो स्पेसक्राफ्ट के साथ जुड़े। बिल्कुल,
आप ये बिल्कुल सही डॉकिंग कह हो रहे हैं। जो स्पेसक्राफ्ट में ये गए उसके अंदर 4 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें पेगी विटसन भी थी जो कि मिशन कमांडर, ये थे मिशन पायलट, और 2 और थे जो कि क्रू मेंबर्स थे, जो ज्यादातर साइंटिस्ट थे। तो ये 4 मेंबर्स एक कैप्सूल के अंदर गए जिसका नाम था ग्रेस। ये कैप्सूल ने जब डॉक किया तो इसमें हार्ड लॉक होने के बाद, हार्ड कैप्चर होने के बाद एक ऐसा क्रिएट किया गया जो कि लीक प्रूफ एनवायरनमेंट, जिससे ये अंदर आ सके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। अब जो लीक प्रूफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, अब उससे इनको वापस निकलना है, इनको आना है इस कैप्सूल के अंदर, अपनी सीटों पे जाना है, स्पेस सूट पहनते हुए इनको स्ट्रैप किया जाएगा। फिर अनडॉकिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है। अनडॉकिंग प्रोसीजर क्या है कि इनको ड्रैगो थ्रस्टर्स जो होते हैं, इसके अंदर 16 के करीब ड्रैगो थ्रस्टर्स हैं। हर एक का वेट जो है, हर एक का जो थ्रस्ट है वो 90 पाउंड के करीब है। तो जब वो उनको आप पहले लीक प्रूफ टेस्ट करेंगे, उसके बाद जब सिस्टम्स नॉर्मल होंगे तो इनके जो लॉक हैं वो खोल दिए जाएंगे और ड्रैगो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए जो स्पेस कैप्सूल है वो डॉकिंग पोर्ट से अलग होना शुरू होगा। ड्रैगो थ्रस्टर्स का मतलब है कि वो थ्रस्ट ऐसे देंगे, ये याद रखिए, ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं 28,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कैप्सूल के साथ। तो जब ये अलग होंगे तो इस कैप्सूल को स्लो होना पड़ेगा ताकि वो इससे अलग हो सके और जाके एक सेफ ऑर्बिट के अंदर आएगा, जिसमें ये वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ क्रैश या कोई भी तकलीफ ना हो। कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं, जरा वो भी देखें। हालांकि हम यहां से तो नहीं कह सकते क्या है अब स्पेसक्राफ्ट, तो आपने स्पेसक्राफ्ट देखा है ऐसे? नहीं सर, स्पेसक्राफ्ट तो नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन आप देखिए स्ट्रैप अप कर रहे हैं स्पेस सूट्स के अंदर पहन के। तो जब वो अलग आ जाता है उसके बाद इसको ऐसे समय पे री एंट्री कराएंगे जो मैच करेगा कि उस ऑर्बिटल पैटर्न से जो इनको प्री प्लान्ड पोजीशन इनकी पैसिफिक ओशन में है, कैलिफोर्निया कोस्ट के पास, वहां जाके ये कैप्सूल गिरेगा। तो ये इसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ये याद रखिए 28,000 किलोमीटर पर आवर से जब ये ड्रैगो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑर्बिट की स्पीड को स्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि इनकी स्पीड अभी ऐसे है और ग्रेविटी ऐसे है, तो इसका मतलब अभी तो ये सीधा ऑर्बिट करेंगे, लेकिन जब ये स्पीड स्लो करेंगे तो फॉरवर्ड वेलोसिटी कम होने से ये नीचे आना शुरू करेगा। एक टाइम आएगा कि वो री एंट्री करेगा। जब वो री एंट्री करेगा तो उसके टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन 28,000 किलोमीटर पे आप जो थर्मोस्फीयर है उससे वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि कहते हैं उसके आसपास आयनोस्फीयर जैसा एक मटेरियल आ जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएगा 6 से 7 मिनट के लिए। और फिर जब वो री एंटर कर जाता है तो इसमें सबसे पहले 5.5 किलोमीटर पे 2 छोटे ड्रोग पैराशूट खुलेंगे। उससे जो टंबल करता हुआ ये कैप्सूल आ रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, समुद्र में गिरेगा। हाँ, समुद्र में गिरने से पहले। उसके बाद 4 मेन पैराशूट खुलेंगे, जिससे ये स्पीड 28,000 जो शुरू में थी उससे कम करते 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 इसको 24 से 32 किलोमीटर पर आवर पे लाया जाएगा। उसके बाद ये स्प्लैश करेगा उस टचडाउन पॉइंट के पास। वहां पे एक शिप वेट कर रही होगी। शिप में अटैक बोट्स, फॉरवर्ड फास्ट बोट्स होंगी, जिसमें टीम्स जाएंगी, टेक्निकल और मेडिकल टीम्स। वो जाके इसको कांटेक्ट करेंगी। इनको एक क्रेन से इसको उठाया जाएगा और शिप पे रखा जाएगा। उसके बाद से पायलट्स जो है उनको या तो हेलीकॉप्टर से या फिर शिप के द्वारा ही इनको लैंड में ले जाया जाएगा। उसके बाद 7 दिन के लिए इनकी मेडिकल टेस्ट भी होंगे, इनको आइसोलेट भी रखा जाएगा, इनकी हेल्थ चेक की जाएगी, फिर प्रॉपर डीब्रीफिंग होगी और पूरे एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए हैं नहीं किए हैं वो पूरे डीब्रीफ उसमें आएंगे। इसके बाद ही पूरी प्रक्रिया खत्म होगी। याद रखिएगा ये मिशन कमांडर हैं इसके, लेकिन गगनयान के लिए ये मिशन पायलट हैं इस वाले प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन गगनयान के लिए ये मिशन कमांडर होंगे। यही सेम शुभम होंगे। और वो उसका टारगेट हमारा क्या है? अगले साल का है 2027। और इस साल हम अनमैन्ड वाला जो है वो इस साल फ्लाई करेंगे। ऐसे 8 होंगे जिसमें 6 अनमैन्ड और 2 मैन्ड होंगे। सोचिए भारत अब ऑर्बिट करेगा अपने क्रू से स्पेस के अंदर। क्या बात है, जबरदस्त। आपने सर बड़े डिटेल में बताया पूरी कितनी जटिल प्रक्रिया है ये। नितिन गडकरी जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको उनका बयान में सुनाता हूँ। इसमें उन्होंने ब्राह्मणों पर भी बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, 100 बार नमाज पढ़ लो, लेकिन उससे मैथमेटिक्स नहीं जानोगे,
उससे मैनेजमेंट नहीं जानोगे, एंटरप्रेन्योरशिप उससे तुमको नहीं आएगी, इसके लिए तो और पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। तो वो जोर इस बात पर दे रहे थे कि भाई आप जो हैं अब थोड़ा एजुकेशन की तरफ जो है रुझान लोगों का ज़्यादा होना चाहिए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर महाराष्ट्र में तो ब्राह्मणों की ज़्यादा चलती नहीं है, साउथ में ही ब्राह्मण जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंट नहीं है। यूपी बिहार के पॉलिटिकल लोग बहुत डोमिनेंट हैं। और उन्होंने कहा कि यूपी बिहार में जो सारे ब्राह्मण लोग हैं वो अपनी हनक में रहते हैं, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बार गया था यूपी, तो मुझसे किसी नेता ने कहा कि भाई बड़ा अच्छा लगता है कि ब्राह्मण नेता को हमें इतना आगे बढ़ते हुए देखकर। वाजपेयी जी के बाद आप ही एक ब्राह्मण नेता हुए हैं जो इतना आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जात पात नहीं मानता, तो ये बात भी उन्होंने कही है। तो नितिन गडकरी अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनकी बात आप सुनिए। अब हर बार इनकी बयानों से कई बार कुछ कंट्रोवर्सी भी होती है, इस बार बयान में कुछ ऐसा है क्या? हम पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, ये कैसा है, बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो हर आदमी यही प्रूव करता है कि हम पिछड़े हुए हैं। अब मैं ब्राह्मण हूं, यहां ज्यादा चलती नहीं, ब्राह्मण को महत्व नहीं है उतना, पर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत महत्व है, क्योंकि आधे दुबे, मिश्रा, पांडे सब लट्ठूबाज है तो उनका राजनीति में बड़ा दबाव है। तो मैं गया था यूपी, सब आके मेरे पास लट्ठीबाज आए, बोले आप देखो, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आज हमारा कोई दमदार नेता है तो आप हैं। बोला मैं क्यों हूं? बोले आप ब्राह्मण हैं। मैं जात पात नहीं मानता, तो मुझे क्यों कह रहे हो? सही बात यही है कि तुम्हारे काम से, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारे गुणवत्ता से, तुम्हारे गुणों से, तुम्हारे हुनर से लोग चाहते हैं। 5-6 एक टेबल पर बैठे थे, तो दुबई के राजा आए थे, तो हम लोग खाना खा रहे थे हैदराबाद हाउस में। तो उन्होंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी, मेक वन फेवर टू अवर कंट्री यूएई। उन्हें क्या चाहिए? बोले एक्सपोर्ट नितिन गडकरी फॉर 6 months इन दुबई तो सब हंसने लगे। तो मैंने पूछा, साहब मैं क्यों आपके यहां आऊंगा? मैं हिंदुस्तान छोड़ करके नहीं जाऊंगा, पर मैं कभी आऊंगा दुबई तो आपको मिलूंगा, आपकी कोई मदद कर सकता तो मैं करूंगा। इनकी बातों में 2-3 बातें हैं जो पॉइंट्स हैं नितिन गडकरी जी ने जो कही। पहली तो ये जाति वाली बात कर ले। उन्होंने कहा मैं जाति नहीं मानता, ब्राह्मण महाराष्ट्र में डोमिनेंट नहीं है, नहीं चलती ब्राह्मण की, नॉर्थ में ब्राह्मण की चलती है, लेकिन जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वहां सब लठबाज है ब्राह्मण। और फिर उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आप एक ब्राह्मण हुए हैं, जो कि बड़े नेता बने हैं आप। और इसके अलावा जो बात उन्होंने कही कि भाई वो इसमें छूट गई वो बात, उन्होंने ये जो कहा था कि 100 बार नमाज पढ़ लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, लेकिन जो स्किल्स आज के ज़माने में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो वहाँ से आपके पास नहीं आएंगे। त्रिपाठी जी बोलिए। और हर आदमी बैकवर्ड प्रूव करने में लगा अपने आप। नहीं, ये लाइन उनकी दुरुस्त है, और इसको तो मैं भी बार बार कहता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर आदमी कहता है मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा होना चाहता हूं, और ओबीसी लिस्ट के लिए भी सब लड़ते हैं। ये तो समझ में आती बात, लेकिन बाकी बात मुझे समझ में नहीं आया। 75 पर राजनेताओं के संन्यास की बात बड़ी चल रही है, लेकिन गडकरी जी की उम्र तो अभी बहुत बाकी है। गडकरी जी ने पिछली बार कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का, अब लगता है अगला नहीं लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्या करना चाह रहे हैं वो? उन्होंने जो कहा जरा उसको सुनिए। वो कह रहे हैं कि दुबई का राजा कह रहा है कि 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दे दो तो हम दुबई चमका देंगे। पता नहीं, मतलब कई बार मुझे लगता है ना, गडकरी जी बहुत अच्छे नेता हैं, खूब काम करते हैं, खूब सड़कें, लेकिन जिन लोगों को नहीं याद हो मैं थोड़ा याद दिला देता हूं, क्योंकि राजनीति में बड़ी जल्दी अभी क्योंकि गडकरी जी हाईवे मैन, विकास पुरुष सब है, तो सबको भूल गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में स्वर्णिम चतुर्भुज आया था, जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भुवन चंद खंडूरी यही नेता थे। खंडूरी जी ने कभी नहीं कहा कि हमको कोई एक्सपोर्ट कर दे। क्या देश को उन्होंने बना दिया था। गडकरी जी को हो क्या गया है। और जहां वो ये सब कह रहे हैं, राजनीतिक निशानेबाजी कर रहे हैं क्या महाराष्ट्र में ये बात करके? क्या उनके निशाने पर देवेंद्र फडणवीस हैं क्या? और जब वो उत्तर प्रदेश बिहार की बात करते हैं तो बिहार में नहीं है ब्राह्मण उतने, उनको शायद भ्रम है, उनको जानकारी ही नहीं है। मतलब बड़ा विचित्र मैं ये कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाति समूह ब्राह्मण है, ब्राह्मण से कम यादव और जाटव हैं। ये जानकारी जो CSDS का सर्वे उत्तर प्रदेश में 12%, उत्तर प्रदेश में सबसे 12-13%, जो भी आंकड़ा और आ जाएगा सामने,
लेकिन ये कहना कि वो लठ लेकर चलते हैं, वो ये करते हैं, अभी भी उनको इसीलिए कहा जाता है कि आप वहां उनकी डोमिनेंस है। लेकिन आप इसको जरा पूरा देखिए ना, एक तो दुबई उनको एक्सपोर्ट कर दो अपनी उससे, दूसरा रुक जाइए भाई, ये बड़ा गंभीर मसला है। अटल बिहारी वाजपेयी और नितिन गडकरी, कौन सा नेता होगा जिसने कहा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नितिन गडकरी हैं? और अब एक लाइन और, नहीं पूरा होगा सौरभ जी। बोलिए। 2012 में नितिन जी अध्यक्ष बने थे, उत्तर प्रदेश में इनके अध्यक्ष रहते हुए न्यूनतम विधानसभा में संख्या 47 पर गई थी भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं समझ में आया, आप क्यों इतना उखड़ गए उनकी बातों पर? मैं एक एक करके बात करता हूं। आप उन्होंने कब तक चलेगा भाई? तो पार्टी के नेता हैं आप। दुबई वाली बात हुई होगी तो बोली, या तो आप कहिए मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। अब ये मैं क्यों कहूंगी मनगढ़ंत? अच्छा, वो मनगढ़ंत कहानी क्यों नहीं हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हैदराबाद हाउस, दिल्ली में है हैदराबाद हाउस, दुबई का राजा आया ऑफिशियल था, मैं प्रधानमंत्री और दुबई का राजा बैठकर खाना खा रहे थे जब उन्होंने बात कही। तो प्रधानमंत्री को लेकर झूठी कहानी तो नहीं बनाएंगे? प्रधानमंत्री ने भी सुना होगा ना बयान, या पता तो चला ही होगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि भाई भारत बन जाए ना, दुबई से तो लौट के आते हैं तो लोग नहीं बता दी उन्होंने वैसे ही। मैं यही कह रहा हूं कि क्या अभी के संदर्भ में अपनी ऐसी प्रशंसा की कोई वजह बनती है? चलिए, मैं इस पर आ रहा हूं। और वो बाकायदा एक मंत्री है, उनकी सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन अक्सर कई बार मैं देखता हूं कि नितिन जी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो शायद उनके बड़े समर्थकों को भी अच्छी नहीं लगी। त्रिपाठी जी को तो बातें खराब लगी, आपको भी लगी? नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, और वो बात मैं नहीं मानता कि कोई मनगढ़ंत बात उन्होंने की होगी। एक रेफरेंस कई बार होता है, कोई आया हुआ होता है, गैस बात होती है, हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भाई ये हमारा ये इन्होंने काम किया है हाईवेज का और ये सारा, तो उनका इनको एक्सपोर्ट कर दो। इसमें कोई ऐसी बात, मतलब ये वो कह रहे हैं सेल्फ प्रेज क्यों? हाँ, वो अलग सवाल हो सकता है, लेकिन जो बात ब्राह्मणों और जाति को लेकर वो कर रहे हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, वो बार बार बात इसको कर रहे हैं जाति की। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया कि जो करेगी जाति की बात उसको मारूंगा मैं 1 लाख। तो वो जाति जनगणना के खिलाफ, जाति को लेकर लगातार बात करते रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर भी वो हमेशा बात करते रहे, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पर वो लगातार चलते हैं। अब उसके बहुत सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेज हो सकते हैं जिनका जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया है। और अभी तो एक और बड़ी बात है, हाँ, वही जात पात नहीं मानते वो, उस बात को ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना कैसे? तुलना अटल जी से करनी है, किसी ने की उनके साथ? मैं यही तो कह रहा हूं कि सारे संदर्भ जो है का होगा जब वो अध्यक्ष। ओके, नहीं, आपका मूल इशू ये है कि भाई इतनी आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, आपको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगा। अगली खबर की तरफ जा रहा हूं मैं। इसी अब खबर अभी आ ही रही है। कुछ राज्यपाल नियुक्त किए हैं राष्ट्रपति ने। असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल, पशुपति अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल, कविंदर गुप्ता को लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख जो है वो बनाया गया है। बीडी मिश्रा जो अभी तक लद्दाख के एलजी हुआ करते थे, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और जुड़ गए हमारे साथ। जो नाम हमने भी लिए हैं, देवेंद्र, एक बार अगर इनका बैकग्राउंड आप बता दें। इसमें सबसे दिलचस्प नाम सौरभ असीम कुमार घोष का है। बंगाल में हावड़ा में आपको याद होगा कि 2013 का जब बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें वो चुनाव लड़ते बीजेपी के नेता हैं, और संगठन में और संस्कृति में काम करने का उनका लंबा अनुभव रहा है। अब उनको एक तरह से आप कहें कि बंगाल की राजनीति से, बीजेपी की राजनीति से अलग करके हरियाणा का गवर्नर बना दिया गया है। दूसरे नाम की अगर बात करें तो कविंद्र गुप्ता, जो कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जब वहाँ पर मुख्यमंत्री थी, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक जाना पहचाना नाम है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, उनको लद्दाख की जिम्मेदारी दी गई है। और बीडी मिश्रा का उससे पहले इस्तीफा लिया गया। तीसरा गजपति राजू, जो कि विजयनगर शाही वंशज के अंतिम वंशज हैं, विजयनगर शाही खानदान के अंतिम वंशज, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हुआ करते थे पहले, उनको बनाया गया है गोवा का राज्यपाल। तो कुल मिलाकर एक फेरबदल की गई है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार की अनुशंसा पे। और लेकिन जो सबसे दिलचस्प है नाम, वो ये ज़रूर कि बंगाल, क्योंकि देखें आप हाल के दिनों में बीजेपी का भी बड़ा ज़्यादा फोकस फिर से बढ़ने लगा है बंगाल को लगे, क्योंकि आगामी चुनाव के लिए पार्टी पूरी कमर कस रही है। सौरभ जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आपको अगर कोई कमेंट? मैं केवल एक कमेंट कर रहा हूँ कि रोजाना आपको कुछ कुछ फेरबदल की खबर मिलती रहेगी। मिलती रहेगी? हाँ। क्यों ऐसा? अभी सरकार में फेरबदल, संगठन में फेरबदल, बहुत सारी फेरबदल अभी होनी। संगठन में हो खबर आए तो बताइए। वो समीर जी बता सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ फेरबदल हर दिन मिलेगा। सरकार तो एक्टिव है, सरकार में सारी नियुक्तियां हो रही है। अभी कल ही 4 जम्मू कश्मीर वाला थोड़ा रोचक भी है ना, क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और एक तरह से कहें कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, तो लद्दाख में चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है, तो एक तरह से वो भी भाजपा का हो गया। तो आप उसको यूं भी देखिए ना कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक साथ था, तो एक हिस्सा वो उनके पास
उन्हीं का एक आदमी जो डिप्टी सीएम था, पॉलिटिकल पोस्ट है, तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्यपाल को लेकर खबर थी। अब एक और खबर की ओर चलें। जम्मू कश्मीर से है ये खबर, जहां पर शहीद दिवस को लेकर विवाद जारी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन पर, पुलिस पर अपने साथ हाथापाई का आरोप लगाया है। साथ ही प्रशासन की तरफ से रोके जाने के बाद नक्शबंद साहब का दरवाजा फांदकर वो अंदर गए, वहां जाकर फातिहा पढ़ा और पूरे घटनाक्रम का वीडियो उन्होंने अभी एक्स पर पोस्ट किया है। और उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो खुद इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन हमें यहां आकर फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, सभी को घरों में बंद रखा गया। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि कहने के लिए ये कहते हैं कि आज़ाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये समझते हैं कि हम इनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये कि चीफ मिनिस्टर आरोप लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के ऊपर अपने साथ धक्का मुक्की और मतलब फिजिकल हो जाने की। आप उनकी पूरा बयान सुनते हैं। मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए। मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहाँ तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में फांद कर जाने को मजबूर हो गया किसी स्थान पर, पुलिस रोक रही है। ऊपर जो तस्वीर देखिए वहां पर वो उसकी बात कर रहे हैं कि ये इस हाथापाई की क्या जरूरत थी। चीफ मिनिस्टर को फिजिकली रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा एक जगह जाने से। पुलिस इनके पास नहीं है और प्रशासन के भी जो बड़े फैसले हैं वो एलजी करते हैं। ये बात तो सही है। अब आप सोचेंगे कि फिर ऐसा क्यों हुआ? ये कौन सा शहीद दिवस है जिसमें मुख्यमंत्री को ही शरीक होने की इजाजत नहीं थी? क्या बैकग्राउंड है सर इसका? देखिए, ये 1931 की बात है, जब 22 के करीब जो लोकल्स थे वो मारे गए थे जब उन्होंने प्रोटेस्ट की थी महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट। अच्छा। तो उसके बाद से कुछ समय तक इसे मार्टियर्स डे की तरह मनाया भी जाता था, लेकिन ये इसकी छुट्टी भी कैंसिल हो गई थी, उसके बाद कभी मनाया नहीं गया। और इसका एक रीजन भी है कि महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया था कि भारत को वो ज्वाइन करेंगे, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्या वो भारत के साथ जुड़ना चाहते थे उस समय। तो मेरा ये कहना है इसके अंदर कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन जो मार्टर्स डे को दिखाती है जिसमें भारत के साथ कोई भी ऐसी बात कही जाए कि वो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे जिसमें जो एक तरीके से फैला दे वायलेंस, तो वो सिचुएशन ना हो, इस वजह से शायद इनको रोका गया था जाने के लिए। नहीं, लेकिन उसमें दूसरा पहलू भी है सर। द डीएम ने 2 दिन पहले इस बात की मतलब ऑफिशियली बता दिया था कि भैया वहां परमिशन नहीं रहेगी शहीद दिवस मनाने की, तो कोई भी वहां पर ना जाए, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था। और उमर अब्दुल्ला ने उसके बाद भी डीएम से कहा था कि मैं जाने वाला हूं, जबकि डीएम ने कहा था कि आधिकारिक आदेश है, वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं होगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट बता दिया था कल शाम को ही उमर अब्दुल्ला का। उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं प्रशासन के आदेश को न मानते हुए, तो ये बड़ा है कि डीएम अगर आदेश निकाल, डीएम आदेश दे रहा है मुख्यमंत्री को। नहीं, डीएम ने तो आदेश निकाल दिए थे कि कोई नहीं जाएगा वहां पर। मुख्यमंत्री के लिए आदेश नहीं निकाले। गलत सही से ज्यादा सर वहां का जो डीएम मुख्यमंत्री के लिए आदेश थोड़ी निकालेगा। मतलब ये अभी आपने जो बताया, डीएम ने आदेश निकाला था कि यहां कोई नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री जाना चाहता है, मुख्यमंत्री को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता वहां कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे, तो सर मुझे केवल उमर अब्दुल्ला से मतलब है। क्या सीएम को आप रोक सकते हो? वैसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन क्या सीएम को, और जो बहल साहब ने बताया उसको थोड़ा और सरल करना जरूरी है। 1931 में ये जो कुछ हुआ, भाई जाहिर अंग्रेजों का शासन था उस वक्त, डोगरा पुलिस वाले थे, मुस्लिम मरने वाले थे,
आप क्या आज के समय में उसको इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? सवाल तो यह है ना, क्या उसको डोगरा यानी कश्मीरी हिंदू और मुस्लिम इसके तौर पर उमर अब्दुल्ला को प्रस्तुत करना चाहिए? इसके लिए मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जानी जाती हैं, लेकिन वो इसको क्यों इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं? और वो कई कदम आगे बढ़ गए, वो कह रहे हैं कि हम इसको शहीद दिवस मनाएंगे, ये हमारे लिए जलियांवाला बाग जैसा है। आप इसको समझिए, संदर्भ जो है वो खतरनाक है। वो जो डिवीजन करने की कोशिश है, क्या वो होनी चाहिए क्या? और वहां के स्ट्रक्चर में चूंकि अभी भी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एलजी के पास है, इसलिए डीएम ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दिया। ये बड़ी विचित्र बात है। एक एलजी से जुड़ी एक खबर आई थी प्रदेश में हाथापाई हो रही है, वो तो अलग इशू है, लेकिन एक नहीं होना खबर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसा सेंसिबल आदमी वो इतना ज्यादा उस पर क्यों वो चाह रहा है? मतलब ये भी समझने की बात है ना। एक तरफ तो आप कहते हैं गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, और 1931 में कोई घटना हुई है जिस वक्त अंग्रेजों का राज था, तो वो भी तो थोड़ा विचित्र लगता है। नहीं, कोई एक खबर मैंने देखी है जम्मू कश्मीर के अखबारों में छपी कि एलजी साहब जो हैं अभी मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम का मसला हुआ है उसमें चूक हुई है, मतलब जो इंटेलिजेंस फेलियर था, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जाहिर किया। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी खबर मैंने उसमें पढ़ी है, इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है। इस बात की चर्चा वहां पर हो रही है, तो मैंने कहा इसका भी जिक्र कर देते हैं कि कार्यकाल भी खत्म हो गया। एक कर्नाटक की खबर आपको बता देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वहां डेवलपमेंट चल ही रहे हैं कि कौन बनेगा सीएम, इसकी बात हो रही है। सिद्धरामैया कहते हैं मैं पूरे 5 साल रहूंगा, कोई वैकेंसी भी नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि डीके शिव कुमार खुद ही कहते हैं कि मुझे नहीं बनना मुख्यमंत्री, यही रहेंगे 5 साल मुख्यमंत्री। लेकिन सभी लोगों के दिल्ली के चक्कर भी लगे। आपने ये खबर भी देखी थी कि सिद्धरामैया ने ये इस बात को स्वीकार किया कि वो जो अभी पिछले हफ्ते दिल्ली आए थे, उस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए टाइम मांगा, लेकिन राहुल गांधी ने उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया मिलने का। अपने मुख्यमंत्री को 3 प्रदेश हैं कांग्रेस के पास, और उनमें से सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलने का टाइम मांगता है राहुल गांधी के पास उनको देने के लिए टाइम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर, चीफ मिनिस्टर मतलब सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार दोनों हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हैं। और उन्होंने 55 विधायकों की लिस्ट तैयार की है और उन पर सीबीआई ईडी के छापों से डराकर उनको जो है अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ऐसा करना चाह रही है। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये दोनों आपस में खरीद फरोख्त कर रहे हैं और पैसे देकर विधायकों को अपने पाले में करना चाहते हैं। और इस गेम में सिद्धरामैया जो है वो अभी आगे हैं, मतलब ज्यादा विधायक उनके पीछे खड़े हैं। अगर बयान है प्रहलाद जोशी का तो सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास नहीं, लेकिन जो ये बात कही गई है ये बड़ी दिलचस्प है सर। निश्चित रूप से प्रहलाद जोशी का तो वैसे भी अब बहुत ज़्यादा ध्यान कर्नाटक की राजनीति में, हालांकि मोदी सरकार में मंत्री है, कर्नाटक के ब्राह्मण नेता, और अनंत कुमार भी एक ब्राह्मण नेता थे कर्नाटक के बड़े नेता, वो नहीं रहे, तो उनके बाद प्रहलाद जोशी को लग रहा है कि अब आने वाले समय में अगर ब्राह्मणों की बात होती तो मैं मुख्यमंत्री वहाँ बन सकता हूँ बीजेपी की सरकार आने में। तो ये अभी आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। कांग्रेस अपने विधायकों के अंदर जो फूट हो रही है, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया में जो विधायक बटे हुए, तोड़फोड़ हो सकती है, तो कांग्रेस उसका आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी केंद्र सरकार के माध्यम से विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। कर्नाटक की राजनीति में बहुत कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। डीके शिव कुमार ने अभी हथियार नहीं डाले, ये बात सही है कि सिद्धरामैया अभी मुख्यमंत्री बने हुए, अभी पार्टी हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है, उन्हें अभी मुख्यमंत्री रहने के लिए कहा गया है, लेकिन डीके शिव कुमार भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हो सकता है कि डीके शिव कुमार तो पुराने खिलाड़ी है, वो भी उनके पास भी अपने विधायकों का पूरा बही खाता है कि किसके पास कहां से पैसे आया है, तो हो सकता है वो भी कोई बड़ी भूमिका निभाए। आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर सिर फुटबॉल बड़ी होने वाली है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री रहते कि नहीं जाते। मुझे लगता है मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी नजर आ रही है। लेकिन ये मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं कि राहुल गांधी क्यों नहीं मिले होंगे सिद्धरामैया? वो इसीलिए नहीं मिले क्योंकि यदि वो मिलते तो फिर मैसेज जाता कि भाई या तो वो उनके साथ हैं, सिद्धरामैया के साथ खड़े हैं, या डीके शिव कुमार के साथ खड़े हैं। इसका क्या मैसेज जाएगा कि मेरा मुख्यमंत्री मिलने आया, उन्हें मिला नहीं? नहीं, वो मैसेज गलत और जाता ना, उसमें फिर मिलने से ज्यादा गलत मैसेज जाता। और बाकी अंदर बात तो कर ही रहे होंगे, वो सुरजेवाला साहब वहां पर हैं ही, वो अपना देख ही रहे हैं, खरगे साहब देख रहे हैं, लेकिन इसमें इतना अचरज आप क्यों कर रहे हैं? अभी भूल गए आप राजस्थान को? वहां तो सबसे मिले थे ना। नहीं, अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट है वो तो एमएलए अपने अपने बना ही रहे थे ना, तो यहाँ इसमें क्या यही हो रहा है।
एक खबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसकी बात होनी ही चाहिए। एयर इंडिया क्रैश से जुड़ी हुई जिसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट अभी आई, तो उस प्रारंभिक रिपोर्ट में यह पता चला कि जो फ्यूल स्विच थे, मतलब तेल इंजन को जाएगा उसको कंट्रोल करने वाला, कट ऑफ करने वाला या चालू करने वाला स्विच जो था, 2 स्विच, वो दोनों स्विच उड़ते ही जहाज के ऑफ कर दिए गए थे। मतलब इंजन को फ्यूल नहीं जा रहा था और यह वजह बनी इंजन बंद होने की। अब एक खबर आई है इसी रिपोर्ट से निकली हुई बहल साहब, जो ये कह रही है कि एयर इंडिया ने इसी जहाज के, इसी जो गिरा उसी जहाज के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM, इसको बोइंग के कंपनी, मतलब जहाज बनाने वाली कंपनी के कहने पर पिछले 2019 में 2 बार, मतलब 2019 से अब तक 6 साल में 2 बार बदला था इस TCM को, थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल। और इसी थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल के अंतर्गत वो फ्यूल कंट्रोल स्विच भी आते हैं। तो क्या वो भी बदले गए थे? ये रिपोर्ट में सामने बात आई है कि ये रिप्लेसमेंट एयर इंडिया ने किया था, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि TCM रिप्लेसमेंट वाज नॉट लिंक्ड टू द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस। मतलब फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई गड़बड़ी है, इसीलिए ये TCM नहीं बदले गए थे, वजह कुछ और रही होगी, लेकिन ये बदले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो खबर आई थी इसमें इन्होंने थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल, एक्चुअली थ्रॉटल दोनों पायलट्स के सीट के बीच में होता है, जिसमें आप जैसे आपका कार का एक्सेलेरेटर है, आप दबाते हैं, कार आगे तेज जाती है, हटाते हैं तो स्लो हो जाती है। उसी तरीके से इसको थ्रॉटल को आगे बढ़ाया जाए तो जहाज तेज चलता है, थ्रस्ट ज्यादा होती है, पीछे किया जाए तो थ्रस्ट कम हो जाती है। उसके नीचे इस पूरे पैनल को नीचे जो आता है वो थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल कहते हैं। उसके नीचे दिए हैं 2 स्विच, वो है फ्यूल कट ऑफ स्विच। ऊपर की जो पोजीशन है वो रन है, नीचे की पोजीशन है कट ऑफ। अगर रन से कट ऑफ में जाना है तो इसके अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है और पायलट को ऐसे ऊपर करना पड़ता है उसको, और फिर कट ऑफ पे लाना पड़ता है, खींच के उसको फिर ऊपर या नीचे करें। हाँ, खींच के। लेकिन एक CNN की न्यूज आई थी कि 2018 में या 19 में, मेरे ख्याल 2018 में एक ऑर्डर आया था कि सभी बोइंग कंपनी भी FAA से आया था कि इसको चेक करें कि ये स्विच कहीं अपने आप ऊपर नीचे ना हो जाए, लॉक ठीक है कि नहीं, लॉक ठीक है कि नहीं, कि कुछ स्विचेस में लॉकिंग सिस्टम ठीक नहीं थे या नहीं थे। तो एयर इंडिया का ऐसे कहा जा रहा है, मीडिया में जो कह रहे हैं कि एयर इंडिया ने कहा ये एडवाइजरी था, ये जरूरी नहीं था हम फॉलो करें। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि जिस स्विच में अगर तो लॉकिंग मैकेनिज्म है तो पायलट को डेलिबरेट एक्शन लेना पड़ेगा, जो सुसाइडल एक्शन है, जो कि पागल या कोई मानसिक स्थिति से गुजरा हुआ पायलट वही करेगा, ऐसा वही ऐसा करेगा। तो इसका मतलब ये पायलट का कोई लेना देना नहीं है। एक पायलट दूसरे से पूछ भी रहा था डिड यू कट ऑफ, तो वो कहता है आई हैव नॉट कट ऑफ। इसका मतलब है ऑटोमेटिकली किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो कट ऑफ हो गया था। अब अगर हमने जो रिपोर्ट दी है, मैं उस पर भी क्वेश्चन उठाता हूं। वो रिपोर्ट ऐसे लग रही है कि कोई भी उसको पढ़ेगा तो ये कहेगा कि पायलट की गलती थी, और यही फायदा उठाया फॉरेन के भी लोगों ने, और हमारी जो गिल्ड भी है एविएशन पायलट्स की, उन्होंने भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाया। इसके बारे में क्यों नहीं लोगों ने बात की? ये भी तो उसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का ही पार्ट है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। ये थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल जिसके अंदर वो स्विच आते हैं, मतलब अगर ये मॉड्यूल बदला गया तो वो स्विच भी बदले गए। तो 6 साल में इसी जहाज के वो फ्यूल कट ऑफ स्विच 2 बार बदले गए। तो क्यों बदले गए थे? कोई ये भी तो पूछे, क्यों बदला गया था उसको? और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, अगर बदला गया तो क्या लॉकिंग मैकेनिज्म उसका ठीक था कि नहीं था, और क्या उसके बाद भी अभी भी क्या ये चेक हुआ है सभी बोइंग ड्रीम लाइनर्स में कि सबका लॉकिंग मैकेनिज्म ठीक है कि नहीं। ये एक ऑर्डर इमीडिएटली देना चाहिए ताकि कोई भी डाउट किसी के मन में ना हो, तो नहीं तो लोग ड्रीम लाइनर से फ्लाई करने से मना करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत गंभीर बात है।